वेलकम दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के इस कक्षा में, इस लेक्चर में। और मैं डॉक्टर मंजेश कुमार फिर आपके साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी को बहुत ही सारगर्भित तरीके से, बहुत ही प्रामाणिक तरीके से, बहुत ही सटीक तरीके से, लेकिन बहुत ही सरल तरीके से डिस्कस करने वाला हूं। और मिलकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के सारे टॉपिक्स को हम कवर करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आइए आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और एक बार मैं आपके कमेंट्स देख लूं। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, तो सब लोगों को गुड आफ्टरनून। अंकित, मैं ठीक हूं। सब लोगों को गुड आफ्टरनून। मैं बिल्कुल ठीक हूं। आईआर, बिल्कुल आईआर मैं नहीं पढ़ाऊंगा, बट आईआर भी बहुत अच्छे सर पढ़ाएंगे। सारी टीम बहुत अच्छी है। मैं बिल्कुल ठीक हूं। सब लोगों को गुड आफ्टरनून, नमस्ते। बहुत सारे कमेंट मैं देख पा रहा हूं, तो सबका नाम लेना संभव नहीं है। कमेंट ही कमेंट है। गीता, मोहम्मद तौसीफ, सोनल, सुधांशु, राजमणि, मनोज, निरीत, राहुल, छोटे यादव, प्रेरणा, कितने सारे लोग हैं। शिव, दीक्षा रानी, सबको गुड आफ्टरनून। शिवा, अभिषेक, अनुज, अनिकेत, बहुत सारे लोग हैं। तो सबको, शिखा, रुपेश, बहुत सारे लोग हैं। सबका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, बहुत ही वक्त बर्बाद होगा। मतलब स्क्रीन पर नाम खत्म लेने का नाम ही नहीं लेता है। तो चलिए, क्लास शुरू हो गई है। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। मेंस वाले टॉपिक्स में लिखवा दीजिएगा। बिल्कुल मेंस नहीं, अभी ध्यान रखें कि कल हमने जो बताया है वो तो जस्ट एक इंट्रोडक्टरी चीज़ थी, और बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली पढ़ाया जाएगा और डिक्टेशन भी होगा। ये बिल्कुल समझना कि ये ऑफलाइन क्लास की पैटर्न पे होगा। और कभी ये मत समझना कि लेक्चर देकर मैं छोड़ दूंगा। जब ये समाप्त होगी कक्षा 2 महीने के बाद, तो आपके पास एक अच्छा खासा नोट्स होगा, तो डिस्कशन भी होगा, डिक्टेशन भी होगा, हर चीज़ होगी। इसके लिए बिल्कुल चिंता मत करनी। मैंने आज एडमिशन लिया है, तो पिछली क्लास देख के इसे देखें, या फिर यहीं से स्टार्ट करें। आप यहीं से स्टार्ट कीजिए आज, और कल वाली क्लास आप बाद में देख लेना, बट आज की क्लास आप यहीं से स्टार्ट करो, क्योंकि आज से ही फ्रेश हो रहा है। आप पेपर 2 में इसका ऑलमोस्ट 60 to 70% पार्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो चलिए, बहुत सारे कमेंट हैं। आंसर राइटिंग, सब चीज़ें होगी। अभी तो आंसर राइटिंग नहीं आती है, कोई बात नहीं, आ जाएगी। आपको सब चीज़ें पता चलेगी, हर चीज़। आप क्लास तो करिए। तो चलिए, आज हम लोग विधिवत तरीके से शुरू करते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। धर्मेंद्र कह रहे हैं कि मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आया। कल कुछ लिखाया था, थोड़ा बहुत लिखाया था, बट आज से शुरू होगी। आईएएस की कॉपी कौन चेक करता है? आईएएस की कॉपी चेक करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इस तरह के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स, वो ऑप्शनल की कॉपी चेक करते हैं। जनरल स्टडीज़ की कॉपीज़ बहुत अलग अलग सोर्सेज से चेक होती है। उसको रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स जो अच्छे हैं प्रोफेसर्स, वो मिलकर चेक करते हैं। ऑप्शनल की कॉपी एकेडमिशियन चेक करते हैं। कार्यकारी इंस्टीट्यूशन क्या है? कल डिस्कस किया था कि राष्ट्रपति के आदेश से जो संस्था बनती है वो कार्यकारी इंस्टीट्यूशन है। ऑप्शनल कौन सा बेटर होगा, डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी, कल तो सर मजा आ गया आपकी क्लास में। बिल्कुल, आगे भी मजा आएगा, चिंता मत करिए। अच्छा, बुक की भी बात करूंगा, ठीक है, सब कुछ बात करूंगा। चलिए, पेपर 2 में क्या है, आप भी चलिए, अब थोड़ा सा मैं देख रहा हूं कि जो आपकी किताबें, सब चीजें मैं डिस्कस करूंगा। थोड़ा सा टॉपिक मुझे शुरू करने दीजिए। लीगल इंस्टीट्यूशन क्या है? जो स्टैट्यूटरी है उसी को लीगल कहते हैं, जो सांविधिक है उसी को विधिक भी कहते हैं। हाँ, बुक बताऊंगा बिल्कुल। पीएमओ कार्यकारी संस्था है, जबकि रूल 1961 से, बिल्कुल वो कार्यकारी संस्था एग्जीक्यूटिव बॉडी है, उसको राष्ट्रपति ने बनाया था। तो कार्यपालिका के द्वारा जो बनता है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी है। कल दोस्तों हम लोगों ने एक बिल्कुल इंट्रोडक्टरी हिसाब से चीज़ों को डिस्कस करना शुरू किया था, प्रारंभिक स्तर पर डिस्कस किया था, जिसमें कल हमने आपको यह बताया था कि इस पेपर को हमें केवल कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में नहीं पढ़ना है। केवल कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में पढ़ने का मतलब है कि बिल्कुल परंपरागत तरीके से पढ़ना। इस पेपर को हमें कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, संविधान और राज व्यवस्था के लिहाज से इस पेपर को हमें पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के लिहाज से इस पेपर को पढ़ना है। और याद करें, हमने डिफरेंस भी देखा था, और उसी लिहाज से अपनी क्लास चलेगी। तो केवल कॉन्स्टिट्यूशन की ये ट्रेडिशनल कक्षा नहीं है। और आप फील करेंगे कि जब ये कक्षा खत्म होगी तो करंट के ऑलमोस्ट पॉलिटी से रिलेटेड लगभग सभी मुद्दे आपके मुट्ठी में होंगे। कई सारे इंटरनेट फंडामेंटल राइट डिक्लेयर हुआ, क्या है आपको पता होगा। प्रशांत भूषण ने न्यायालय का अवमानना किया, क्या इसके संबंध में कानूनी प्रावधान है, आपको ज्ञात होगा। आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है,
किन तर्कों के आधार पर, आपको ज्ञात होगा। आर्थिक आधार पर अभी 104वां आरक्षण हुआ गरीबों का, सवर्ण तो नहीं कह सकते, गरीबों का आरक्षण, तो सब चीजें पता होगी। कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के लिहाज से हम लोग चलेंगे। कल जितनी चीजें हमने डिस्कस की थी उसमें एक चीज केवल रह गई थी, वो चीज आज बेसिक के रूप में डिस्कस करना जरूरी है, और उसके बाद मैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलूंगा। वो कौन सी चीज आज बेसिक के रूप में डिस्कस करना है, याद करें, आगे हम जितने टॉपिक पढ़ेंगे, जब हम भारत का राष्ट्रपति पढ़ेंगे, तो जब राष्ट्रपति का महाभियोग पढ़ेंगे, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि उसे विशेष बहुमत से हटाया जाता है, राष्ट्रपति को स्पेशल मेजॉरिटी से या विशेष बहुमत से हटाया जाता है। इसी तरह जब हम विभिन्न विधेयकों के प्रकार पढ़ेंगे, साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, तो हम पढ़ेंगे कि जब हम विभिन्न विधेयकों को पढ़ेंगे, संविधान संशोधन विधेयक, साधारण विधेयक, तो वहां आप पाएंगे कि साधारण विधेयक के बारे में हम पढ़ेंगे कि वह साधारण बहुमत से पारित होता है। जब लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला को हटाने की प्रक्रिया पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे प्रभावी बहुमत से पारित होता है। इसका मतलब कि अलग अलग जगह अलग वर्ड होता है कि जज को हटाने के लिए फला बहुमत। तो आगे ये वर्ड हमें बहुत कंफ्यूज करने वाले कि साधारण बहुमत क्या होता है, प्रभावी बहुमत क्या होता है, विशेष बहुमत क्या होता है, राष्ट्रपति को हटाने वाला विशेष बहुमत और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटाने वाले विशेष बहुमत में अंतर क्या होता है। तो आगे एक एक टॉपिक में इसको बार बार एक्सप्लेन करने से बेहतर है, क्योंकि ये हर कदम पे आएगा। आप देखेंगे हर 2-3 दिन में बहुमत एक बार आ जाएगा। तो बेहतर हो कि जब हम धन विधेयक और वित्त विधेयक का अंतर समझेंगे, वहां ये चीज आएगी। तो बेहतर है कि हम आज ही ये जान लें कि भारत के संविधान के अंतर्गत बहुमत के प्रकार क्या है, टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि आगे से कक्षाओं में जब मैं कहूं कि साधारण बहुमत से निर्णय लिया गया, तो हां बिल्कुल, आज मुझे कमेंट शो हो रहा है, चिंता मत करिए, आज मैं सारे कमेंट्स देख रहा हूं। यदि कभी आए कि साधारण बहुमत से निर्णय लिया गया, तो पता चलना चाहिए कि साधारण बहुमत क्या है। जब हम पढ़े कि विशेष बहुमत से जज को हटाने का प्रस्ताव लाया गया, तो हमें पता होना चाहिए विशेष बहुमत क्या है। जब हम कहते हैं कि प्रभावी बहुमत से यह कार्य किया गया, तो हमें पता होना चाहिए प्रभावी बहुमत क्या है। तो इस बेसिक चीज को आज हम जानेंगे, और उसके बाद हम लोग सिस्टमैटिक तरीके से टॉपिक को जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए आज हम शुरू करते हैं। एक हेडिंग दीजिए, बहुमत के प्रकार, टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी या बहुमत के प्रकार, टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी, बहुमत के प्रकार, टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी या बहुमत के प्रकार। तो आज इस बेसिक चीज को हम लोग जानेंगे। पीडीएफ वगैरह सब मिल जाएगा, निश्चिंत रहें, थोड़ा सा 1-2 दिन वेट करिए, मैं टीम से बात करूंगा, पीडीएफ सब चीजें मिलेंगी, उसके लिए चिंता नहीं करना है। नोट्स कैसे बनाएंगे सब पता चलेगा, टॉपिक शुरू तो होने दीजिए। मैं खुद आपको कई आंसर्स लिखवाऊंगा, चिंता मत करिए, तब आपको पता चलेगा कि अच्छा आंसर ऐसे लिखा जाता है। ये अभी एक एक टॉपिक में आंसर लिखने का तरीका भी होगा, क्वेश्चंस बनाए जाएंगे और उसका आंसर दिया जाएगा, फॉर्मेटिंग किया जाएगा। ध्यान रखना है कि ये लेक्चर झाड़ना मेरा उद्देश्य नहीं है, आपको तैयार करना है पॉलिटी के लिए कि आप आंसर लिखेंगे। वेट करिए, वेट करिए, मैं क्या कह रहा हूं, 4 डेज, 4 दिन के बाद आप कहेंगे अच्छा जो हमने पूछा था वो आपने सब बता दिया। तो पहले कुछ बेसिक्स जान लें। बहुमत के प्रकार, टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी। भारत के संविधान में कितना प्रकार का बहुमत होता है? तो भारत के संविधान में कई प्रकार के बहुमत का उल्लेख है। सबसे पहला है साधारण बहुमत, इंग्लिश में इसको कहते हैं सिंपल मेजॉरिटी, साधारण बहुमत, और इंग्लिश में इसी को हम सिंपल मेजॉरिटी के नाम से जानते हैं। साधारण बहुमत, साधारण बहुमत, अभी सब आने वाला है रोहित जी, 2/3 वोटिंग मेंबर, वही तो मैं बताने के लिए आया हूं। जितने बहुमत है सब पता चलेगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट इंडियन पॉलिटी है धर्मेंद्र का, वेल डन, बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है। साधारण बहुमत या सिंपल मेजॉरिटी, इसकी परिभाषा लिखें, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत।
उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। बहुमत के प्रकार बहुत शॉर्ट में मैं डिस्कस कर रहा हूं ताकि 2/3 XYZ सब आपको समझ में आ जाए। 1/3 क्या है, 2/3 क्या है, सब समझिए। तो बहुमत का सबसे पहला प्रकार जो भारत के संविधान में वर्णन किया गया है वो है साधारण बहुमत। पहला वर्ड क्या है? साधारण बहुमत। इंग्लिश में कहते हैं सिंपल मेजॉरिटी। साधारण बहुमत की परिभाषा क्या है? यहां लिखा है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। मेजॉरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स। अब एक एग्जाम्पल से समझें कि यह कैसे होता है और तब देखेंगे कि इसका प्रयोग कहां कहां होता है। पहले देखें यह कैसे होता है, कैसे निकालें। अब मान लीजिए हम लोकसभा की बात करें। लोकसभा, तो लोकसभा में जो कुल सदस्य संख्या होती है वो 543 है। ध्यान रखना 545 थे, लेकिन 104वां संविधान संशोधन, ये सब फैक्ट आपको जानना चाहिए और मैं सब आगे आपको बताऊंगा कि अभी जो सबसे लेटेस्ट भारत के संविधान में कुल 104 संशोधन हुए। तो सबसे जो लेटेस्ट संविधान संशोधन है 104वां संविधान संशोधन। 104वां संविधान संशोधन में यही किया गया है कि 2 एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत होते थे। उनके मनोनयन की व्यवस्था को अब आगे नहीं बढ़ाया गया है, जिसके कारण 25 जनवरी 2020, याद रखना 2020 25 जनवरी 2020 को एंग्लो इंडियन के मनोनयन की व्यवस्था समाप्त हो गई। एंग्लो इंडियन के मनोनयन की व्यवस्था समाप्त हो गई। कब समाप्त हो गई? 25 जनवरी 2020 को। अब देखें इसका परिणाम यह है कि 2 जो मनोनीत एंग्लो इंडियन होते थे वो खत्म हो गए। तो पहले पुरानी किताबें पढ़ेंगे, 2020 से पुरानी किताबें पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा लोकसभा की कुल संख्या है 545, बट अब आपको क्या टिक करना है? 543। क्यों? क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन का प्रावधान खत्म हो गया। तो अब यहां पर लोकसभा की फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले रहा हूं कि कुल संख्या है 543, 543, 543 कुल सदस्य हैं लोकसभा में। लोकसभा की बैठक हुई किसी दिन, तो यह ध्यान रखना है कि प्रत्येक सदस्य को प्रत्येक दिन लोकसभा की बैठक में भाग लेना अनिवार्य नहीं है। जैसे हमारा आपका ऑफिस जाना अनिवार्य है, वैसे बैठक में भाग लेना अनिवार्य नहीं। हां, यदि वो 60 दिन तक लगातार भाग ना ले तब समस्या आएगी, अदरवाइज प्रतिदिन बैठक में भाग लेना अनिवार्य नहीं है। तो मान लीजिए कि लोकसभा की बैठक हुई किसी दिन, नहीं राज्यसभा वाले अभी हैं, यह केवल मैं बता रहा हूं, लोकसभा वाले मनोनीत खत्म हुए हैं, राज्यसभा का एज इट इज है, वो बचा हुआ है। बट लोकसभा के एंग्लो इंडियन की मनोनयन की व्यवस्था 104वें संशोधन के द्वारा खत्म हो चुकी है और अब लोकसभा में 543 रह गए। तो 543 कुल हैं। अब बैठक हुई तो बैठक में उपस्थित हुए। उपस्थित का मतलब उस दिन आए। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट मैं एक एग्जाम्पल की बात करूं कि 200 लोग उपस्थित हुए। बहुत ही सामान्य चीज पर बैठक हो रही है और किसान आंदोलन में XYZ में बहुत सारे सांसद फॉर एग्जाम्पल चले गए। तो बैठक में उस दिन उपस्थित हुए केवल 200 लोग। अब जब 200 लोग उपस्थित हुए बैठक में भाग लेने के लिए, बैठक शुरू हुई, 200 लोग वहां पे हैं, लेकिन किसी विषय पर उस दिन वोटिंग होनी है। तो अध्यक्ष ने कहा कि सदस्यगण मतदान कीजिए। सबके सीट पे बटन लगा हुआ है। उसमें से 20 सदस्यों ने यह निर्णय लिया कि हम वोट नहीं डालेंगे। और ध्यान रखना है कि सदन में उपस्थित रहकर भी वोट डालना अनिवार्य नहीं है। तो हो सकता है किसी विषय पर वोटिंग होनी हो, किसी एक छोटे दल ने निर्णय लिया कि हम इस वोटिंग में भाग नहीं लेंगे, हम ना इधर है ना उधर, हम भाग नहीं लेंगे। और दल ने अपने सदस्यों को कहा कि भाई आप लोग वोटिंग में भाग मत लेना, आप बैठना, चर्चा में को सुनना, वोटिंग मत करना। तो 20 ऐसे लोग हैं फॉर एग्जाम्पल। तो उपस्थित 200 हैं, लेकिन 20 लोगों ने वोटिंग में भाग नहीं लिया। तो मतदान कितने लोगों ने किया? 180 ने किया, याद करें। टोटल 200 उपस्थित हुए और मतदान 180 ने किया। तो वही है साधारण बहुमत कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य। ध्यान रखना, केवल उपस्थित नहीं, मतदान। इसका मतलब एग्जाम्पल से समझे कि कैसे साधारण बहुमत उस पर्टिकुलर दिन कैलकुलेट होगा। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य 180 हैं, टोटल 543 हैं। उस पर्टिकुलर दिन 200 उपस्थित हुए, लेकिन 20 लोगों ने कहा कि हम मतदान में भाग नहीं लेंगे। वीडियो चिपक रहा है, एक सेकंड में देख लूं, वीडियो चिपक रहा है।
ऐसा क्या सभी लोगों को फील हो रहा है कि वीडियो में कोई दिक्कत है या वीडियो ठीक है? एक बार आप रिफ्रेश कर लेना। हमारे हिसाब से तो वीडियो ठीक चल रहा है। एक बार सब लोग बताएंगे कि वीडियो ठीक चल रहा है या कहीं चिपक रहा है, कुछ दिक्कत आ रही है वीडियो में? कमेंट करिए फटाफट, मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं। ठीक है, तो आप अपना रिफ्रेश कर लीजिए, ठीक है? जिनका भी वीडियो चिपक रहा था वो थोड़ा सा वीडियो को नहीं चिपक रहा है तो उसको ठीक कर लीजिए। सब ठीक है, बहुत सारे कमेंट 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 ही कमेंट है। तो ऑल इज वेल, मेरे सारे रैंचों ने बोल दिया ऑल इज वेल, तो मैं भी मानता हूं ऑल इज वेल। तो चलिए ऑल इज वेल से आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य कितने हैं? 180। अब हमें निकालना है साधारण बहुमत। तो ध्यान रखना है कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत, बहुमत का मतलब है 50% से ज्यादा। तो यहां उपस्थित और मतदान करने वाले 180 हैं, तो हम 180 का 50% निकालने के लिए क्या करेंगे? इतना गणित तो आपको पता है कि डिवाइडेड बाय 2, तो 180/2। अब 50% कितना हुआ? 90, और बहुमत से ज्यादा तो इसमें 1 ऐड कर देंगे, इसका मतलब 91। इसका मतलब है कि इस सिचुएशन में यदि 91 सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में वोट देते, यदि 91 सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में वोट देते, तो ऐसा माना जाएगा कि साधारण बहुमत से वह प्रस्ताव पारित हुआ। साधारण बहुमत की परिभाषा क्या निकली? उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य 180 हैं, तो 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 50% हुआ बहुमत, और बहुमत करने के लिए +1 करेंगे 91। लेकिन एक दूसरा उदाहरण लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल उपस्थित होते हैं, एक और एग्जाम्पल इसी में लीजिए 200, वही एग्जाम्पल, लेकिन मतदान में भाग लेते हैं 179। थोड़ा सा ऑड और इवन नंबर पे आते हैं क्योंकि आपको हर टेक्निकल चीज जाननी चाहिए। तो यदि 180 था तब तो बहुत आसान था, 180/2 +1 91। लेकिन अब यहां पर देखिए कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य 180 नहीं 179 हो सकता है। तो इसमें कैसे साधारण बहुमत निकालेंगे? तो यहां भी करेंगे 179/2, पहले 50% निकालें। अब इसमें कितना आ गया? 89.5। अब सवाल उठता है कि 89.5 क्या होगा? 89.5 क्या एक सांसद को काट देंगे 20 से? नहीं, सदन में ऐसा नहीं हो सकता। 89.5 आ गया। तो ध्यान रखना है कि जब भी भारत में कहीं भी ऐसा हो, और यह चीज आप अच्छे से एकदम ध्यान से समझ लो, बिल्कुल इसमें यूपीएससी का पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। सपना जी ध्यान रखिएगा, मैंने कल बताया था, कल की क्लास यदि आपने की होगी, वर्ड टू वर्ड सिलेबस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। मैं पॉलिटी की बात कर रहा हूं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी जो जिम्मा मेरे पास है, वर्ड टू वर्ड उसका सिलेबस कंप्लीट होगा। लास्ट डे जब आपकी क्लास खत्म होगी, स्क्रीन पे सिलेबस होगा, आप देख रहे होंगे, एक एक टॉपिक कंप्लीट करवाया जाएगा। ओनली प्रीलिम्स नहीं, प्रीलिम्स कम मेंस दोनों के संदर्भ में। बुक लास्ट में मैं बताऊंगा, थोड़ा सा भी ये समझाने दीजिए मुझे। 179 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, तो अब आ गया 89.5। 89.5 आ गया। जब 89.5 आ गया तो अब इसको हम कैसे करेंगे? अब एक और एग्जांपल लीजिए कि भारत में आरक्षण की व्यवस्था लागू है। आगे चल के ये सब मुद्दे आपको पढ़ने कि आरक्षण की व्यवस्था भारत में लागू है, तो वो सब जब चीजें आएंगी, तो मान लीजिए किसी ऑफिस में 18 सीटें खाली हुई, उसको भरना है। अलग अलग कैटेगरी का आरक्षण लागू हुआ, तो किसी कैटेगरी को मिला आरक्षण के तहत 5.3 सीट, हो सकता है, ध्यान रखिए, हो सकता है कि 5.3 मिला गणित जब निकाला तो, और किसी को मिला 6.7। 12 सीट थी तो एक को मिला 5.3 और दूसरे को मिला 6.7, तो 5 सीट तो दे दिया। अब 0.3 सीट कैसे देंगे? ध्यान रखना, हमेशा पर फुल नंबर नहीं आएगा। और 6 सीट तो दे दिया, 0.7 सीट कैसे देंगे? तो भारत में देखें हर जगह इसका क्या फॉर्मूला है, यहां देख रहे हैं ना 0.5 आया। तो भारत में पॉइंट में यदि कोई चीज आएगी तो क्या फॉर्मूला है? एक फॉर्मूला जो यूज किया जाता है वो है, इसको आप ध्यान से समझ लिए, 0.1, 0.2, 0.3 और 0.4।
यदि यहां तक है तो पुरानी संख्या ली जाएगी, पुरानी संख्या। और यदि 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 या 0.9 है तो अगली संख्या ली जाएगी। ध्यान से समझिए, यदि 0.1, 0.2, 0.3 और 0.4 तक है तो पुरानी संख्या लेंगे, और 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 है तो अगली संख्या लेंगे। जैसे 5.3 सीट मिली किसी कैटेगरी को, तो उसको कितना सीट दिया जाएगा? 0.3 है, 0.3 यहां पे आता है, इसका मतलब यही संख्या ले लेंगे, इसको 5 ही सीट देंगे। इसको कितनी सीट मिलेगी? 5। 0.3 नहीं मिलेगा, 0.3 सीट कैसे मिल सकती है? और 6.7 किसी को मिला है, इसका मतलब 0.7 है तो अगली संख्या, इसका मतलब इस कैटेगरी को कितनी सीटें दे देंगे? 7। टोटल 12 सीट है तो 5 इसको दे दिया, 7 इसको दे दिया। तो भारत में मेजॉरिटी का यही फॉर्मूला होता है जब पॉइंट की बात होती है कि 0.4 तक पुरानी संख्या लेते हैं और 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 तक नई संख्या लेते हैं। अब इस लिहाज से यदि यहां पे आइए कि सदन में 0.5 हो गया तो 0.5 में नई संख्या लेनी है, याद रखना 0.4 तक पुरानी होगी, तो 89.5 का मतलब क्या होगा? अगली संख्या मतलब 90। तो यहां पर 90 ही साधारण बहुमत माना जाएगा, यहां पर +1 नहीं करेंगे। यह चीज भी ध्यान से समझो कि जब 90 + 90 बराबर हुआ था तो +1 करेंगे, लेकिन यदि पॉइंट के थ्रू आता है तो 90 में आप +1 नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 90 पक्ष में हुए तो विपक्ष में ऑटोमेटिक कितने चले गए? 89, टोटल 179 है। तो यदि पॉइंट में आएगा तो यही फॉर्मूला होगा कि कितना भी 89.5 आया फॉर एग्जांपल, तो साधारण बहुमत का मतलब होगा 90। नहीं, ऐड नहीं करेंगे, यही मैं बता रहा हूं कि इसमें ऐड नहीं करेंगे 1। 89.5 = 90 तो 90 ही हो गया बस, 91 नहीं। 91 कब होगा? जब बराबर हो जाए। अब यहां पर अगर हमने 90 को लिया तो टोटल तो 179 ही है ना, तो विपक्ष में केवल कितने मत पड़े? 89, तो ऑलरेडी ये ज्यादा हो गया। बहुमत का मतलब ज्यादा ही तो होता है। तो साधारण बहुमत 89.4 आया तो 89 लिया जाएगा, 89 लिया जाएगा। वैसी स्थिति में 89 लिया जाएगा, यह ध्यान रखना। नहीं, 0.3 यदि 179.3 आता है तो 179 ही लिया जाएगा। समझ गए? बिल्कुल। तो ध्यान रखना 0.4 तक पुरानी संख्या ली जाएगी। 1 इसलिए ऐड किया जाता है कि अगर 180 है, आपने 90-90 कर दिया तो दोनों बराबर हो गए ना। बहुमत कैसे हुआ? तब कैसे मानेंगे कि पक्ष है या विपक्ष है? मान लीजिए 90 लोग कह रहे हैं पारित कर दो और 90 लोग कह रहे हैं पारित मत करो, तो दोनों तो बराबर है ना। तो इसलिए 91 लोगों को कहना पड़ेगा कि पारित करो। अब यदि बराबर हो जाए तो वो पढ़ेंगे, तब अध्यक्ष वोट डालेगा, तब वो करेगा कि 91 किधर होगा। अब बिल्कुल इसमें कोई बहुत समझने, मेजॉरिटी शामिल हो गया। तो चलिए 89.4 में 1 ऐड होगा या नहीं? नहीं होगा ऐड। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 तक में नहीं होगा ऐड। 89.4 में होने पे 1 ऐड नहीं होगा, 0.5 में ही ऐड होगा। अब आते हैं कि यहां पे यह है साधारण बहुमत। साधारण बहुमत का मतलब फिर से समझे क्या हुआ? उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। दोनों में 89.5 आया। भाई दोनों में कैसे वोटिंग? अब समझिए कि वोटिंग हो रही है ना, तो मान लीजिए 179 लोग हैं, तो एक और 90 जाएगा, दूसरी ओर 89 जाएगा। व्यवहार में वही है, तो निकालने का फॉर्मूला यही है, पॉइंट में ऐड नहीं होता है। अब यहां पर हमने क्या देख लिया कि साधारण बहुमत क्या है? उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 50% से ज्यादा। अब सपना पूछ रही कि 78.38 हो तो क्या है? अब इतना गणित तो जानना पड़ेगा कि 78.38 का मतलब होगा 78.4, क्योंकि यहां 8 है तो ये 4 हो जाएगा, और 78.4 का मतलब होगा 78। आप लोग पॉलिटी की बजाय गणित में चले गए हैं, पॉलिटी की बजाय गणित में चले गए हैं, हमेशा ध्यान रखने। हां, अब साधारण बहुमत को बस इतना समझ लीजिए कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का आधे से ज्यादा। तो सदन में जब वोटिंग होगी तो पक्ष और विपक्ष में वोट गिरेंगे। तो यदि 90 लोग पक्ष में हैं, 89 लोग विपक्ष में हैं, तो प्रस्ताव पारित हो जाएगा।
यदि 90-90 लोग पक्ष और विपक्ष में हैं तो लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति वोट डालेगा। अब आते हैं कि यह कहां कहां प्रयोग में आता है साधारण बहुमत। तो साधारण बहुमत कहां कहां पर प्रयोग में आता है? साधारण बहुमत का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है। भारत में सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाला बहुमत साधारण बहुमत कहलाता है और इसका प्रयोग सबसे ज्यादा होता है। कहां कहां इसका प्रयोग होता है? इसका प्रयोग साधारण विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक, इन तीनों में होता है। अब अभी घबराना नहीं है कि साधारण विधेयक क्या है और धन विधेयक क्या है और वित्त विधेयक क्या है, सबके अंतर को मैं बताऊंगा। तो इसका प्रयोग होता है साधारण विधेयक में, धन विधेयक में, वित्त विधेयक में। तो ज्यादातर जो विधेयक हैं वो किसके द्वारा होते हैं? साधारण बहुमत। इसी प्रकार साधारण बहुमत का प्रयोग जितने प्रकार के प्रस्ताव लाए जाते हैं संसद में, निंदा प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, बहुत सारे प्रस्ताव। अभी घबराना नहीं कि आपने क्या बोल दिया, अभी सब पढ़ाऊंगा पार्लियामेंट टॉपिक में कि ये सब प्रस्तावों के रूप हैं। निंदा प्रस्ताव सब आपके माइंड में क्लियर होगा, कटौती प्रस्ताव। तो जितने इस तरह के प्रस्ताव लाए जाते हैं सदन में, वो किस बहुमत से पारित किया जाता है? साधारण बहुमत से। तो भारत में सबसे ज्यादा प्रयोग में लाया जाने वाला यह बहुमत है। तो सबसे पहला बहुमत हमने क्या समझा? साधारण बहुमत। इसको इस रूप में समझे कि जब वोटिंग होगी तो सब लोग बटन दबाएंगे और रिजल्ट में देखा जाएगा कि 90 एक पक्ष में है, 90 लोग कह रहे हैं यस और 89 कह रहे हैं नो, तो पारित कर दो। 90 कह रहा है नो और 89 कह रहा है यस, तो पारित मत करो। 90-90 दोनों कह रहा है तो अध्यक्ष वोट डाल के तय करेगा कि पारित होगा या नहीं। बस इसको इस रूप में समझ लीजिए कि जब वोटिंग होगी तो फॉर एग्जाम्पल 179 लोगों ने वोट दिया, तो ऑब्वियसली 90 लोगों ने यदि यस कहा तो पारित हो गया, 90 लोगों ने नो कहा तो पारित नहीं हुआ। यहां पर हमने यह समझा कि साधारण बहुमत क्या। दूसरा बहुमत का प्रकार है प्रभावी बहुमत या इफेक्टिव मेजॉरिटी। बहुमत का दूसरा रूप है प्रभावी बहुमत या इफेक्टिव मेजॉरिटी। ध्यान से समझिए इसको। प्रभावी बहुमत, प्रभावी बहुमत का मतलब है प्रभावी सदस्य संख्या का बहुमत। प्रभावी सदस्य संख्या का बहुमत। प्रभावी बहुमत का मतलब है प्रभावी सदस्य संख्या का बहुमत। ध्यान से समझिए, प्रभावी सदस्य संख्या का बहुमत ब्लैक बोर्ड में रिफ्लेक्ट होने लगेगा। ये मैंने यूज करके देखा है। कल मैं किसी डार्क कलर का यूज करके एक बार देखूंगा, बट अभी तक का एक्सपीरियंस कई क्लासेस में लेता हूं तो ब्लैक बोर्ड में वो ज्यादा दिक्कत होगी आपको। प्रभावी सदस्य संख्या का बहुमत, प्रभावी सदस्य संख्या का बहुमत। अब एक नया टर्म यहां आ गया, प्रभावी सदस्य संख्या। प्रभावी सदस्य संख्या क्या होती है? प्रभावी सदस्य संख्या का मतलब है कुल सदस्य संख्या, कुल सदस्य संख्या माइनस रिक्तियां। कुल सदस्य संख्या माइनस रिक्तियां। ध्यान से इस चीज को देखिए और साथ साथ लिखते भी चलें। प्रभावी सदस्य संख्या का बहुमत, प्रभावी सदस्य संख्या का बहुमत जानने के लिए पहले जानना पड़ेगा कि प्रभावी सदस्य संख्या क्या है। तो प्रभावी सदस्य संख्या की परिभाषा है कुल सदस्य संख्या माइनस रिक्तियां। जैसे हम लोकसभा की बात करें कि लोकसभा में अभी कुल सदस्य संख्या कितनी है? 543, 543। दो एंग्लो इंडियन तो अब है नहीं। 543 लोकसभा की कुल सदस्य संख्या माइनस रिक्तियां। रिक्तियां क्या होती है? इंग्लिश में इसको वैकेंसी कहते हैं। मान लीजिए कि लोकसभा में 543 सीटों पर चुनाव हुआ, कुल सीटें भर गई, चुनाव के द्वारा 543 मेंबर्स इलेक्ट हो गए, लेकिन चुनाव के बाद दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। हो सकता है कि जो दो लोकसभा के मेंबर थे वह वृद्ध महापुरुष थे, दादा भाई नौरोजी की तरह, और दो लोगों की मृत्यु हो गई तो रिक्ति हो गई। रिक्ति का पहला रूप क्या है? मृत्यु। कि मृत्यु के कारण वो सीट खाली हो गई। अब कितना बच गया? 541 बचा, दो तो मृत्यु हो गई। मृत व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं हो सकता। इसी प्रकार
दो लोग ऐसे हैं जिन्होंने त्याग पत्र दे दिया, भाई आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते कि आपको मेंबर रहना ही है, तो चुनाव जीता, बट बाद में उनका मन यहां अच्छा लगा नहीं, कहा कि ये कौन ऐसे सांसदों के बीच यहां पे रहेगा, मैं रिजाइन कर देता हूं, त्याग पत्र दे दिया। जब त्याग पत्र दे दिया तो दो रेजिग्नेशन, तो ये भी एक रिक्ति का रूप है। रिक्ति का मतलब क्या है? सीट खाली हो जाना। तो दो रिक्ति हुई मृत्यु के कारण और दो सीट रिक्त हुई त्यागपत्र के कारण। इसी प्रकार तीन ऐसे व्यक्ति हैं जिनका निर्वाचन रद्द कर दिया गया। तीन ऐसे व्यक्ति हैं जिनका निर्वाचन रद्द कर दिया गया। इसका मतलब कि चुनाव उन्होंने जीता, लेकिन उनके खिलाफ केस हो गया, मुकदमा हो गया, और मुकदमे में कोर्ट ने उनके निर्वाचन को अवैध ठहराया, कहा कि नहीं, गलत तरीके से चुनाव जीता है। कोर्ट ऐसा कर सकता है। तो ये तीन सीटें भी खाली। तो रिक्ति का मतलब है जब सीटें खाली हो जाती है तो उसको रिक्ति कहते हैं। तो मान लीजिए इस सिचुएशन की यदि बात करें तो टोटल रिक्ति कितनी हुई है? 2 + 2 + 3 7। तो प्रभावी सदस्य संख्या का मतलब क्या है? कुल सदस्य संख्या 543 माइनस उस टाइम पे जितनी रिक्तियां बदलती रहती हैं। अभी 2 लोग की मृत्यु, फिर 4 हो जाए, अभी 2 का, तो जो भी हो, फॉर एग्जाम्पल की 7 रिक्तियां। तो अब प्रभावी सदस्य संख्या 543 - 7। 543 - 7 का मतलब क्या हो गया? 536, 536 536 है प्रभावी सदस्य संख्या। और प्रभावी बहुमत का मतलब प्रभावी सदस्य संख्या का बहुमत, उसकी मेजॉरिटी। इसका मतलब हमें 536 का हमें बहुमत निकालना है। तो 536/2 कर दीजिए। 536 थर्ड रीजन था, निर्वाचन रद्द होना। नहीं, सस्पेंड इसमें नहीं आता है। सस्पेंड का मतलब अलग चीज है, जिसका परमानेंटली मेंबरशिप खत्म हो जाए, वो इसमें आता है। सस्पेंड वाले इसमें नहीं आते हैं। 536/2 536/2 का मतलब क्या हो गया? मेरा गणित थोड़ा कमजोर है, बताइए। मैं समझता हूं 269, और चूंकि सम संख्या है तो अब 269 में 1 ऐड कर देंगे तो 270। इसका मतलब है कि यदि कोई प्रस्ताव प्रभावी बहुमत से पारित किए जाने की जरूरत है तो उस दिन ये अगर सिचुएशन है, यदि फिगर ये है, फिगर देखना पड़ेगा कि क्या है, बट यदि उस दिन ये फिगर है तो इसका मतलब है कि प्रभावी बहुमत है 270। इसका मतलब उस दिन कम से कम 270, अच्छा 269 की बजाय 268 है, तो मेरा गणित थोड़ा सा कमजोर है। बिल्कुल सॉरी, मैं पहले कह चुका हूं कि गणित मेरा कमजोर है। तो 268 मान लीजिए, 269 मान लीजिए प्लीज। चलिए 269 कर देते हैं, ठीक है। 268 + 1। हमेशा ध्यान रखना, मैं गणित समझाने के लिए आपको नहीं आया हूं, मेरा गणित कमजोर है, मैं पॉलिटी समझाने के लिए आया। कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, बात तो आपको ये 268 + 1 मैं समझ 269। तो 268 + 1 रखते हैं, ठीक है। गणित कमजोर है, अभी बहुत जगह मेरे गणित से आपको पाला पड़ेगा, इसलिए मैं आप ही से पूछ लिया करूंगा आगे से कि भाई गणित करके बताओ क्या होगा, क्योंकि गणित यहां पे भी मैंने बहुत नहीं किया, जीवन में भी गणित नहीं कर पाया। तो गणित भी कई बार जरूरी होता है, बट गणित में डॉक्टर साहब कमजोर है। तो एनीवे, मान लीजिए क्या है, 69 हो 70 हो, कौन सा हमें रजिस्ट्री करनी है जमीन की कि ये 1 गज कम हो गया, भाई समझना है कॉन्सेप्ट। तो यहां पे कॉन्सेप्ट समझना है। तो 269 प्रभावी बहुमत है, 269 प्रभावी बहुमत 269 है। प्रभावी बहुमत यदि 269 है तो इसका मतलब है कि उस दिन 269 सदस्य को आना चाहिए, और 269 सदस्य को कम से कम 269 सदस्य को पक्ष में वोट डालना चाहिए, कम से कम उतने लोग। यदि 269 सदस्य नहीं आते हैं या आते हैं और 269 सदस्य पक्ष में वोट नहीं डालते हैं तो प्रस्ताव पारित नहीं होगा। इसका मतलब उपस्थित और मतदान से इस रूप में अंतर है कि उपस्थित और मतदान में कोई फिक्स संख्या नहीं है, जितने लोग आए, जितने लोग वोट डाले उसका 50%। लेकिन इसमें है कि 269 लोग आने ही पड़ेंगे और 269 लोग कम से कम प्रस्ताव के पक्ष में वोट डालने ही चाहिए, और अगर 269 नहीं डालते तो प्रस्ताव पारित नहीं होगा। यदि 200 ही लोग आते हैं तो प्रभावी बहुमत से उस दिन प्रस्ताव पारित नहीं हो पाएगा। तो प्रभावी बहुमत क्या है? प्रभावी सदस्य संख्या का बहुमत, प्रभावी सदस्य संख्या का बहुमत।
अब यह समझें कि इसका प्रयोग कहां कहां होता है, इसका प्रयोग कहां कहां होता है, एग्जाम में पूछ सकता है। तो साधारण बहुमत सबसे ज्यादा प्रयोग में आया था। जितने प्रकार के विधेयक थे, संविधान संशोधन विधेयक को छोड़ के, साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, अभी मैं फिर कह रहा हूं कि सबका एकदम एक एक माइन्यूट रूप में अंतर बताऊंगा जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा कि धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या अंतर है। शीशे की तरह साफ हो जाएगा, शीशे की तरह आप दूसरे को पढ़ा पाएंगे, बट वो टाइम पे होगा। अभी बहुमत समझना है। नहीं, इसको विशेष बहुमत नहीं बोल सकते, विशेष बहुमत आगे आएगा। जो टर्म मैं बता रहा हूं वही टर्म यूज करना है। यही तो सबका अंतर समझना है कि विशेष बहुमत से यह कैसे अलग है। यह प्रभावी बहुमत है, यह विशेष नहीं है। तो प्रभावी बहुमत हो गया प्रभावी सदस्य संख्या का बहुमत। प्रभावी सदस्य संख्या क्या है? कुल सदस्य संख्या माइनस रिक्ति। अब प्रभावी बहुमत जब हमने समझा तो यह जानते हैं कि प्रभावी बहुमत का प्रयोग कहां किया जाता है। भारत में इसका प्रयोग 8 जगह किया जाता है। 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितनी जगह प्रभावी बहुमत का प्रयोग होता है? 8 जगह। अब आप कहेंगे गुरुजी रटवाएंगे 8? नहीं रटवाएंगे। रटवाना मेरी आदत नहीं है। जहां अनिवार्य होता है कि भाई इसके बिना काम नहीं चलेगा, वही मैं कहता हूं रटो, समझाऊंगा और ऐसा समझा दूंगा। केवल आपको अटेंशन, थोड़ा सा भी मैसेज वगैरह कम लिखना है, यहां देखना है, इंपॉर्टेंट चीज है। केवल आपका ध्यान यहां रहेगा तो आगे आप कहेंगे हाँ अच्छा ये बड़ा आसान था, रटने की जरूरत नहीं। 8 जगह प्रयोग होता है। एक फॉर्मूले से समझेंगे कि वो 8 जगह क्या है। अब आप ये जाने कि लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है। केंद्र सरकार में होती है ना संसद के 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। इसी तरह राज्यों में विधानसभा होती है और विधान परिषद होती है। जैसे केंद्र में लोकसभा है और राज्यसभा है, वैसे ही राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद होती है। बहुत सारे राज्यों में विधान परिषद नहीं है, बहुत सारे राज्यों में विधान परिषद नहीं है, बट फिर भी जिन राज्यों में है तो लोकसभा है, राज्यसभा है केंद्र में, और विधानसभा और विधान परिषद है राज्य में। उसी तरह इतना तो आपको समझ में आ गया कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। अब लोकसभा का अध्यक्ष होता है, अभी आपको पता है कि ओम बिड़ला है, और लोकसभा में उपाध्यक्ष भी होता है। यह भी आपको याद तो नहीं करना है क्या? इसको याद करना पड़ेगा कि लोकसभा है, राज्यसभा है, विधानसभा है, विधान परिषद है। इसको अब लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है। जैसे लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है, वैसे ही राज्यसभा में सभापति और उपसभापति है। यह भी अपनी जगह सही है। नाम केवल अलग है, काम दोनों का लगभग एक ही है, तो नाम अलग है। तो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति। इसी तरह राज्य में विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है, और इसी तरह विधान परिषद में सभापति और उपसभापति होता है। यहां तक मैं समझता हूं नहीं रटना है आपको। भाई लोकसभा होता है, राज्यसभा होती है, विधानसभा, विधान परिषद। लोकसभा में अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा में सभापति और उपसभापति होते हैं। विधानसभा में फिर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं राज्य में, और विधान परिषद में सभापति और उपसभापति होते हैं। टोटल कितने हो गए? 8। हमने क्या बताया था? 8 जगह प्रयोग होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो 8 महानुभाव हैं, 8 पदाधिकारी हैं, इनकी पद मुक्ति, ध्यान रखना है, चुनाव में नहीं, हटाने में, पद मुक्ति में प्रयोग किया जाता है। किसका? प्रभावी बहुमत का। बस यही 8 जगह किया जाता है। विधानमंडल इन दोनों का सामूहिक नाम है। ध्यान रखना है, लोकसभा और राज्यसभा का सामूहिक नाम है संसद। इन दोनों का नाम संसद है, और इन दोनों का सामूहिक नाम है विधानमंडल। तो ये जो 8 पदाधिकारी हैं, इन 8 पदाधिकारियों को हटाने में, ध्यान रखना है, चुनने में नहीं, जब पद से हटाना है, और सबके हटाने की प्रक्रिया आगे हम पढ़ेंगे। अभी ध्यान रखना, मैं अध्यक्ष में घुसा ही नहीं हूं। अभी तो अध्यक्ष का केवल रेफरेंस आ गया। अध्यक्ष में पूरी एक क्लास होगी कि लोकसभा का अध्यक्ष क्या है, वो साइन डाई कैसे करता है, धन विधेयक को प्रमाणित, जितनी चीजें हैं, ये 8 पदाधिकारियों को हटाने में प्रयोग होता है। तो याद रहेगा, मैं समझता हूं कि बहुत आसानी से ये चीज आप याद रख सकते हैं।
तो इस तरह हमने अभी तक क्या देखा कि साधारण बहुमत और प्रभावी बहुमत दो प्रकार के बहुमत के रूप, सिंपल मेजॉरिटी एंड इफेक्टिव मेजॉरिटी। अब आता है तीसरे प्रकार का बहुमत। निशा जी लिख रहे हैं कि इतनी अच्छी पॉलिटी कभी नहीं पढ़ी, बस आप जुड़े रहिए। समझ आ रहा है आकांक्षा, बहुत बढ़िया। तो दो बहुमत आपने समझे। अब आते हैं तीसरा बहुमत का रूप, इसको हम कहते हैं विशेष बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी। एक एक टर्म का अंतर समझना। आपने साधारण बहुमत समझा, प्रभावी बहुमत समझा, अब आइए समझते हैं विशेष बहुमत। वीक में 5 to 6 क्लासेस होंगी। मान के चलिए मंडे टू सैटरडे क्लास होगी, संडे केवल छुट्टी रहेगी। वीक में 6 दिन होगी, कंटिन्यूअस होगी। विशेष बहुमत या स्पेशल मेजॉरिटी। विशेष बहुमत या स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है, आइए इसको समझते हैं। विशेष बहुमत का मतलब है 2/3 मेजॉरिटी, 2/3 बहुमत। और एक हेमंत जी ने ऐसा कमेंट लिखा है कि मैं पढ़े बिना रहूंगा नहीं, गजब पढ़ाते हैं। और दीप लिख रहे हैं कि सिंपल एंड कॉन्सेप्ट लर्निंग फॉर्मूला। एकदम जुड़े रहिए, अभी बहुत सारे फॉर्मूले दूंगा, मतलब जब अनिवार्य हो जाएगा तभी रटवाऊंगा, ये ध्यान रखना। 90% केसेस में बिना रटे आपका समझ में आ जाएगा। विशेष बहुमत। विशेष बहुमत का मतलब है 2/3 बहुमत। अब ध्यान रखना कि साधारण बहुमत में 50% उससे ज्यादा, प्रभावी बहुमत में भी 50% और उससे ज्यादा, लेकिन विशेष बहुमत में हम कैलकुलेट करेंगे 2/3। जैसे हमें फॉर एग्जांपल 180 का विशेष बहुमत निकालना हो, तो हम 180 को 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, 2/3। इसका मतलब 180 का 2/3। गणित थोड़ा कमजोर है, फिर भी कोशिश कर रहा हूं। तो 3 से 6 हो गया 18, 60 और 6 दूनी 12, 120। इसका मतलब, और इसमें 1 ऐड नहीं करते। यह चीज ध्यान रखना कि साधारण बहुमत में 1 ऐड करते हैं, लेकिन विशेष बहुमत में 1 ऐड नहीं करते हैं। इसका मतलब 120 है, 121 नहीं, 120। तो विशेष बहुमत का मतलब है 2/3 मेजॉरिटी, 2/3 बहुमत। जितनी भी संख्या है उसका 2/3, उसका 2/3। साउंड कम आ रहा है या दिक्कत है? मुझे लग रहा है कि साउंड ठीक है। साउंड सब लोगों को ठीक आ रहा है, मेरी आवाज ठीक तरीके से जा रही है। कल से मैं भी अपने मोबाइल में चला लूंगा, कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी। अभी आप समझ रहे हैं कि कितने डेप्थ में जाकर और कितना सिंपल 0 से मैं आपको शुरू कर रहा हूं। सब ठीक है? तो साउंड में क्लियर नहीं है ना? साउंड क्लियर है, सब लोगों की मैसेज आ रहे हैं। तो जिनको भी क्लियर नहीं आ रहा है, एक बार आप रिफ्रेश कर लीजिए, कई बार उससे भी समस्या होती है। विशेष बहुमत का मतलब है 2/3। अब आते हैं कि यह जो विशेष बहुमत है यह पुनः 3 प्रकार का होता है। ध्यान रखना, विशेष बहुमत 3 प्रकार का होता है। इसका मतलब तीनों में 2/3 होगा, तीनों में 2/3 होगा, लेकिन किसका 2/3 इसको लेकर के अलग होगा। तो विशेष बहुमत है 2/3 बहुमत, और यह जो विशेष बहुमत या 2/3 बहुमत है यह पुनः 3 प्रकार का होता है। ध्यान रखना, बहुमत के प्रकार में आया विशेष बहुमत, और विशेष बहुमत का 3 प्रकार है। विशेष बहुमत का 3 प्रकार है। पहला लिखे, पहले प्रकार का विशेष बहुमत। एक हेडिंग दे सकते हैं, पहले प्रकार का विशेष बहुमत या फर्स्ट टाइप, और इसमें लिखे उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। इसका मतलब पहले प्रकार का विशेष बहुमत है उसको निकालना बहुत आसान है। इसकी परिभाषा क्या है? उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। वही एग्जाम्पल लीजिए जो पहले लिया था कि किसी दिन लोकसभा में उपस्थित होते हैं 200 लोग। फॉर एग्जाम्पल 200 लोग उपस्थित हुए लोकसभा, और मतदान में भाग लिया 180 लोगों ने। तो उपस्थित और मतदान के लोग कितने हो गए? 180। 200 को नहीं लेंगे, 180। मतदान वर्ड भी है।
तो 180 हुए उपस्थित और मतदान करने वाले। अब साधारण बहुमत निकालना होता तो 50% करते, लेकिन विशेष बहुमत में 50% नहीं करेंगे, क्या करेंगे? 2/3। इसका मतलब विशेष बहुमत निकालने का मतलब है कि 180 का 2/3 बराबर 120। इसका मतलब कि यदि 120 लोग प्रस्ताव का समर्थन करते हैं तभी प्रस्ताव पारित होगा। यदि 120 से कम लोग प्रस्ताव का समर्थन करेंगे तो प्रस्ताव पारित नहीं होगा। साधारण बहुमत 91 से ही क्लियर हो जाएगा। लेकिन विशेष बहुमत जो पहले प्रकार का है, फर्स्ट टाइप ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी, इसमें 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। किसकी 2/3? उपस्थित और मतदान। इसका मतलब 120 लोग यदि प्रस्ताव के पक्ष में हैं तभी प्रस्ताव क्लियर होगा। तो यह हम देखते हैं पहले प्रकार का विशेष बहुमत बहुत आसान है, बिल्कुल। अगर आपने साधारण समझा तो वही है, केवल साधारण में 50% वाला मामला है और यहां पर मामला क्या है? 2/3, और कोई डिफरेंस नहीं है। तो यह है पहले प्रकार का विशेष बहुमत, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। अब आते हैं दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत, सेकेंड टाइप। यह थोड़ा सा समझने वाला है। यही पूरे बहुमत में एक ऐसी चीज है जिसमें मैं समझता हूं कि थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होगी। यही एक ऐसी चीज है जिसमें थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होगी। दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत, तो पहले प्रकार का विशेष बहुमत कहां कहां प्रयोग में आता है? तो 2 जगह केवल प्रयोग में आता है। 2 आर्टिकल आपको याद रखना होगा, आर्टिकल 249 में और आर्टिकल 312 में। अब यहां पर ये 2 फैक्ट केवल आप लिख लें, क्योंकि ये दोनों आर्टिकल हम कहां पढ़ेंगे? केंद्र राज्य संबंध, संघवाद जब पढ़ेंगे, संघ क्या होता है, परिसंघ क्या होता है, यूनियन क्या है, फेडरल क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो सब जब पढ़ेंगे तो उसमें ये 2 आर्टिकल आएंगे। कौन कौन से 2 आर्टिकल आएंगे? 249 और 312। तो इतना जान लें कि 2 जगह इसका प्रयोग है, आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312। तो फैक्ट लिख लें। अब 249 क्या है, 312 क्या है, अगर ये डिस्क्राइब करूं तो पूरा ये टॉपिक यहीं रह जाएगा, फेडरलिज्म आ जाएगा। पॉलिटी बड़ा इंटर रिलेटेड है और लिंक करके ही पढ़ना है, तो इसलिए अभी इसको केवल मैं फैक्ट के रूप में दे रहा हूं, बट आगे ये चीज आने वाली है। तो पहले प्रकार का विशेष बहुमत हमने जाना। अब आते हैं दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत, सेकेंड टाइप। इसकी परिभाषा लिखे, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। यहां भी पहला हिस्सा वही है, अभी घबराए नहीं कि रिपीट हो रही है, रिपीट नहीं हो रही है, इसमें भी वही है, उपस्थित और। अब आते हैं दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत, सेकेंड। इसमें पहला हिस्सा वही है जो आपने पढ़ा था, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, जो, अब देखिए एक नई चीज आ गई, जो कुल सदस्य संख्या के आधे से कम ना हो। इसका मतलब यह हिस्सा इसमें नया जुड़ गया, जो कुल के आधे से कम ना हो। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, जो कुल सदस्य संख्या के आधे से कम ना हो। 2/3 majority of present and voting members, which is not less than half of the total membership of the house। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, जो कुल सदस्य संख्या के आधे से कम ना हो। इसका मतलब पहले प्रकार के विशेष बहुमत में केवल एक हिस्सा था, अब इसमें एक दूसरा हिस्सा है कि कुल के आधे से भी कम ना हो। यही एक बहुमत समझने वाला है। थोड़ा सा मैं एक ही चीज रिक्वेस्ट करूंगा, यहां पे कंसंट्रेशन आपका, थोड़ा सा मैं यहां पर ये वाला, क्योंकि ये अगर डॉक्टर साहब से आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि फिर किसी से समझ में नहीं आएगा, बहुत थोड़ा सा ये जटिल है। तो यहां पे इसको ना यहां लगाना पड़ेगा, और एक बार अभी लगाने में क्या हर्ज है, 5-10 मिनट के लिए यहां लगा लीजिए, बाकी तो फिर दुनियादारी है ही, मेरी भी दुनियादारी है, आपकी भी है, बट यहां पे थोड़ा सा भी ध्यान दीजिए। इसको एकदम एग्जाम्पल से समझाऊंगा, एकदम एग्जाम्पल से समझाऊंगा, क्योंकि ये रटने से काम नहीं चलेगा। अब मैं 2 उदाहरण लेता हूं इसको समझाने के लिए, कि मान लीजिए आज कौन सी तारीख है,
आज तारीख क्या है, तारीख क्या है, 11 या 12 है, एक सेकेंड मोबाइल खोलना पड़ेगा। आज है 11 दिसंबर। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि 11 दिसंबर, आज 11 दिसंबर है, 11 दिसंबर को सदन में एक प्रस्ताव लाया जाता है और मान लीजिए कि एक समझ लें कि ये कहां पे यूज होता है। तो जो प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारी हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज इसी बहुमत से हटाया जाता है, हाई कोर्ट का जज इसी बहुमत से हटाया जाता है, सीएजी इसी बहुमत से हटाया जाता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त इसी बहुमत से हटाया जाता है। तो इस तरह के जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं, तो फॉर एग्जाम्पल की आज 11 तारीख है, 11 दिसंबर, और 11 दिसंबर को सीएजी को हटाने का प्रस्ताव लाया गया, इसी बहुमत से हटाया जाएगा। और फॉर एग्जाम्पल की लोकसभा में लाया गया, लोकसभा राज्यसभा दोनों में पारित होता है, लोकसभा में लाया गया। फॉर एग्जाम्पल उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत जो कुल के आधे से कम ना हो, यही चीज आपको लिखनी है। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत जो कुल के आधे से कम ना हो। तो 11 दिसंबर को सीएजी को हटाने का प्रस्ताव लाया गया, ये वाला बहुमत चाहिए, लोकसभा में लाया गया। अब यहां पर जाने की कुल के आधे मतलब कुल सदस्य संख्या की यदि हम यहां पर साइड में बात करें तो लोकसभा की कुल संख्या कितनी है? पहले 545 होती। पिछले साल तक जब मैं पढ़ा रहा था तो क्या लिखवाता था? 545। जिन्होंने ऑफलाइन में तमाम जगह, और आपको पता है कि बताने की जरूरत नहीं कि शायद मुखर्जी नगर का ऐसा कोई बड़ा संस्थान ना हो जिसमें कि नाम ना जुड़ा, नाम मैं यहां लेना नहीं चाहता, अच्छा नहीं लगता, बट आपको सब पता है। मुखर्जी नगर जाएंगे तो कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब का पोस्टर लटका हुआ मिलता है। तो लोकसभा की तो उन सारे बैचेज में जो पुराने नोट्स मेरे आपके पास होंगे उसमें 545 होगा। लेकिन 25 जनवरी 2020 के बाद से, मतलब 26 जनवरी से कौन सा वर्ड यूज होने लगा? 543, क्योंकि उस दिन वो चीज खत्म हो गई। तो अभी लोकसभा की कुल संख्या है 543। अब यहां है कि कुल के आधे से कम, तो थोड़ा सा यहां कुल का आधा निकाल लीजिए। कुल का आधा मतलब 543 का आधा, 543 का आधा। गणित फिर से फंस गया, जरा बताइए क्या होगा 543 का आधा, वरना मुझे कैलकुलेटर। 271.5 सही है, धर्मेंद्र जी ने जवाब दिया, वेल डन, आपका गणित बहुत अच्छा है। तो इसका आधा हुआ 271.5। 271.5 को क्या मानेंगे बोलिए? पॉइंट आ गया। अब देखिए पॉइंट का फॉर्मूला बहुत बढ़िया, शंभू ने बता दिया, 272। याद करें 0.4 से आगे जो भी होगा 0.5, 0.6 उसमें अगली होगी, तो बिल्कुल सही है कि 272। अब ये एक चीज हमको पता है कि कुल का आधा कितना है? 272। और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों का गणित शानदार है, इधर गणित गड़बड़ है, तो मेरा गणित बहुत गड़बड़ है, आपका गणित सही है, सही निकाला आपने। 271.5 तो 272। तो ये जो कुल से आधे की ओर इंगित है वो क्या है? 272। अब आते हैं कि 11 दिसंबर को सीएजी को हटाने का प्रस्ताव लाया। जब सीएजी को हटाने का प्रस्ताव लाया तो यहां क्या है? उपस्थित और मतदान। तो मान लीजिए उस दिन उपस्थित होते हैं 200 लोग, फॉर एग्जाम्पल, एकदम फॉर्मूले से समझिए, और मतदान में भाग लेते हैं 180 लोग। उपस्थित हुए 200 और मतदान में कितने भाग लिए? 180, वही एग्जाम्पल है। तो उपस्थित और मतदान करने वाले कितने हो गए? 180। अब एक दूसरे कलम का मैं कलर का पेन लेता हूं ताकि और क्लियर हो। अब ये जो 180 लोगों ने वोट किया, सिंपल मतलब क्या है कि टोटल 200 आए, 180 लोगों ने वोट डाला। जब 180 लोगों ने वोट डाला तो फॉर एग्जाम्पल कि इसमें से 130 लोगों ने यस कहा। यस का मतलब हटाओ सीएजी को, नहीं चाहिए हमें ये। 180 लोगों ने यस नो करना था, तो 130 लोगों ने यस कहा कि हटाओ, नहीं चाहिए सीएजी, गंदा आदमी है। और बचे कितने? 50, टोटल 180। तो 50 लोगों ने कहा नहीं ठीक है, इसको मत हटाओ। तो 130 प्लस, अब ये वोटिंग का रिजल्ट है। हमें कौन सा बहुमत निकालना है? ये वाला विशेष बहुमत। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यस कितने लोग कह रहे हैं, इसी से तो तय होगा ना कि यदि इतने लोग यस कह रहे हैं तो सीएजी को हटाया जाएगा। तो पहले देखेंगे उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य कितने हैं यहां?
180, और 180 का 2/3 कितना होता है बताइए? 180 का 2/3 मैं समझता हूं 120। 180 का 2/3 120, और 120 यदि 180 का 2/3 तो 120 चाहिए था, और कितने लोग पक्ष में आ गए? 130। चाहिए था 120, पक्ष में कितने आ गए? 130। इसका मतलब है कि पहली शर्त तो पूरी हो गई कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, तो यह तो मिल गया। लेकिन अब मामला यहीं पर नहीं, आगे है जो कुल के आधे से कम ना हो। जो का मतलब ये वाली संख्या, ध्यान रखना, ये कुल के आधे से कम भी नहीं होनी चाहिए। और कुल का आधा कितना निकाला था हमने? 272। तो कुल के आधे से ये कम है, ये कुल के आधे से कम है, 272 से कम है, इसीलिए पारित नहीं होगा। दो शर्तें हैं, ध्यान रखना है। यही पहले प्रकार के विशेष बहुमत के तहत होता तो पारित हो जाता, क्योंकि पहले प्रकार के विशेष बहुमत में केवल एक ही शर्त थी, लेकिन यहां पर दो शर्त है। तो पहली शर्त पूरी हो गई कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत ने यस बोल दिया, लेकिन वो जो 2/3 है वो 272 से कम है, तो दूसरी शर्त पूरी नहीं हुई, कुल के आधे से कम है, और इसीलिए 11 दिसंबर को जो प्रस्ताव लाया गया वो पारित नहीं होगा। अब आते हैं एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसी में कि नेक्स्ट डे का, तब आप समझेंगे कि क्या है ये बहुमत। अब हम कहते हैं कि 12 दिसंबर, अगले दिन, अभी सीएजी को हटाने का प्रस्ताव लाया गया था, अब एक जज को हटाने का प्रस्ताव लाया गया लोकसभा में। दो अलग अलग दिन में फॉर एग्जांपल दो प्रस्ताव है, तो सीएजी वाला तो रद्द हो गया, जज को हटाने का प्रस्ताव लाया गया। और जब जज को हटाने का प्रस्ताव लाया गया तो उस दिन भारी संख्या में लोग उपस्थित हुए। फॉर एग्जांपल कि उस दिन उपस्थित हो गए 460 व्यक्ति, भाई 543 कुल है, तो 460 लोग उस दिन उपस्थित हो गए, और मतदान में भाग लिया 450 लोगों ने। 450 लोगों ने मतदान में भाग लिया। तो इस पर्टिकुलर दिन में उपस्थित और मतदान करने वाले कितने हैं? 450। इसका मतलब कितने लोगों ने 12 दिसंबर को वोट डाला है? 450 लोगों ने। अब ये जो 450 लोगों ने वोट डाला है, इसको यदि देखें कि 450 लोगों ने जो वोट डाला है, इसमें से फॉर एग्जांपल 300 लोग यस बोल रहे हैं, 300 लोग कह रहे हैं हटाओ जज को, ये जज नहीं चलेगा, और बचा कितना? 150। तो 150 लोग कह रहे हैं नहीं, जज को रहना चाहिए, हम इसको नहीं हटाना चाहते, हम प्रस्ताव के विरोध में। तो 450 लोगों में से 300 लोगों ने कहा हटा दो जज को, 150 ने कहा नहीं हटाओ। अब हमें फिर यही कैलकुलेशन करना है, क्योंकि इसमें भी यही बहुमत, इसमें भी यही चाहिए होगा। बिल्कुल आपने सही लॉजिक लगाया कि हटाना है तो ज्यादा अटेंड करने होंगे। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। अब हम देखेंगे कि 450 लोग उपस्थित और मतदान करने वाले हैं, तो 450 का 2/3 कितना है? गणित करके जल्दी बताइए, मैं समझ रहा हूं 300 हुआ। 450 का 2/3 हुआ 300। इसका मतलब पहली शर्त तब पूरी होगी जब 300 लोग यस होंगे, तो पहली शर्त पूरी हो गई, 300 यस हैं। अब आएंगे जो का मतलब यह संख्या, ध्यान रखना है 300, जो कुल के आधे से कम ना हो, और कुल का आधा कितना है? 272। कुल के आधे से कम भी नहीं है, 272 से कम नहीं है, 272 से ज्यादा है। तो 12 दिसंबर वाला प्रस्ताव पारित होगा, जज साहब हटा दिए जाएंगे, लेकिन सीएजी नहीं हटाए जाएंगे। ये दो एग्जाम्पल मैंने केवल इसलिए लिया कि आप दूसरे प्रकार के विशेष बहुमत को ठीक से समझ पाए। ध्यान से स्क्रीन पे देखिए, जो मैंने बोला है उसको मन में समझिए कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत जो कुल के आधे से कम ना हो, यह है दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत। कुल का आधा लोकसभा के संदर्भ में 272 है। अब पहले दिन 11 दिसंबर को सीएजी को हटाने में 180 लोग उपस्थित और मतदान किए, 130 और 50 आया। 130 लोग कहते हैं हटा दो, तो कुल उपस्थित और मतदान करने वाले का 2/3 तो हो गया, लेकिन 272 से कम है, कुल के आधे से कम है, प्रस्ताव पारित नहीं होगा, दूसरी शर्त पूरी नहीं होगी। दोनों सदनों में होगी यह प्रक्रिया बिल्कुल।
इक्वल नहीं, वर्ड ध्यान रखना है, इससे कम ना हो। तो बराबर होने से ठीक है, कम नहीं होनी चाहिए। वर्ड क्या है, कम ना हो, इसीलिए तो रखा गया कि उससे कम ना हो। तो इक्वल हो तो बिल्कुल पारित होगा, इक्वल हो तो। और 12 दिसंबर को क्या हुआ, उपस्थित और मतदान करने वाले लोग 450 हो गए। यदि 450 हो गए तो 300 लोगों ने यस कह दिया, 150 लोगों ने नो कह दिया। अब हम ये देखेंगे कि ये जो 300 है, ये उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 है, बिल्कुल है, 450 का 2/3 है, जो मतलब ये 300 कुल के आधे से कम नहीं है। सेकेंड डे यह पारित हो जाएगा। नॉट इक्वल, तो ध्यान रखना बिल्कुल जो कुल के आधे से कम ना हो। तो यह दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत है, दोनों सदनों में पारित होना चाहिए। बिल्कुल अभी उन चीजों पर मत, अभी ध्यान रखना है कि जज मैं पढ़ाऊंगा, सीएजी में पढ़ाऊंगा, अभी मैं जज नहीं पढ़ा रहा हूं, जज उदाहरण दे रहा हूं। अभी मैं केवल आपको बहुमत समझा रहा हूं। इसकी जगह, जज की जगह कोई मग नाम रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मग को हटाना है, वो तो बाद में आएंगे कि जज कैसे होता है। अभी केवल आप ये समझिए कि यह बहुमत क्या है। बाकी जज साहब कैसे हटते हैं उसमें केवल इतना ही नहीं, बहुत सारी चीजें जज में, साबित कदाचार है, असमर्थता है, 1968 का जजेज इंक्वायरी एक्ट है, बहुत कुछ पढ़ेंगे, वो तो उस टाइम पढ़ेंगे ना। ये जज नहीं पढ़ा रहा हूं, जज तो अभी आएगा। अभी केवल आपको यह समझना है कि यह बेसिक समझ में आया कि नहीं। आप जज की जगह, सीएजी की जगह डीएजी रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि डीएजी को हटाना, किसी को भी हटाना, मतलब ये बात तो समझ में आ गया। बहुत बढ़िया, सब लोगों की बात है। अब जज हो, सबको इसी में हटाया जाएगा। किसको, यह हमने देखा दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत, सेकेंड टाइप ऑफ मेजॉरिटी। इसको याद क्या रखना है, इतना समझने के बाद, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, जो कुल सदस्य संख्या के आधे से कम ना हो। लोकसभा, राज्यसभा दोनों जगह होता है, सब जगह, जहां जहां रिक्वायरमेंट होगी वहां वहां होगा। 290 यस बोल रहा हो तो नहीं होगा, क्योंकि पहली शर्त पूरी नहीं होगी। याद करें, 2/3 भी होना चाहिए। हां, तो यदि 290 बोल रहा है तो नहीं होगा। उपस्थित मतदान का भी दोनों होना चाहिए। चलिए, तो बहुत बढ़िया बात है कि सेकेंड टाइप ऑफ मेजॉरिटी। तो पहले प्रकार का विशेष बहुमत और दूसरे में अंतर इतने हैं कि पहले प्रकार का विशेष बहुमत है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3, और दूसरे प्रकार का है कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत जो कुल के आधे से कम ना हो। अब आता है कि इसका प्रयोग कहां होगा। महत्वपूर्ण संवैधानिक पदाधिकारियों, जैसे एग्जाम्पल लिखना चाहें तो लिख लीजिए सीएजी, नियंत्रक और महालेखा परीक्षा। अभी विस्तार से पढ़ेंगे ये क्या होता है, अभी मत चिंता करिए कि ये क्या होता है, ये सब समझेंगे। इसी तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, उसी को सीएजी कहते हैं। भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इसी तरह सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का जज, ऐसे संवैधानिक पदाधिकारियों को यदि हटाना हो तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा, और लोकसभा में भी प्रस्ताव इसी बहुमत से पारित होना चाहिए, और राज्यसभा में भी प्रस्ताव इसी बहुमत से पारित होना चाहिए। तो ध्यान रखना है, सीएजी, इलेक्शन कमिश्नर, सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का जज, ऐसे पदाधिकारियों को हटाने में इस बहुमत का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर हमने देखा कि 2/3 से ज्यादा या कम हो तो रद्द हो जाएगा, और ज्यादा हो तो कोई बात है, 2/3 की बजाय सारे के सारे हो जाए, कम नहीं होना चाहिए, इक्वल हो या ज्यादा हो, बिल्कुल। तो यहां पर हमने देखा कि द्वितीय प्रकार का विशेष बहुमत। अब आते हैं तीसरे प्रकार का बहुमत, थर्ड टाइप ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी। यह तीसरा वाला बहुत आसान है, तीसरे की परिभाषा लिख लें, तीसरे प्रकार का विशेष बहुमत, थर्ड, कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत। तीसरे विशेष बहुमत की परिभाषा लिखें, कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत। और इसमें एक ही चीज है, यहां पर उपस्थित और मतदान नहीं है। अभी तक कौन सा वर्ड आ रहा था, उपस्थित और मतदान, बट अभी क्या आ गया, कुल सदस्य संख्या का 2/3, कुल, टोटल। हां, सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों में होता है, कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत, उपस्थित और मतदान नहीं। इसका मतलब यदि यह निकालना हो तो लोकसभा की यदि हम बात करें तो लोकसभा में अभी कुल सदस्य संख्या कितनी हो गई है, 543,
545 मत लिखना, गलत हो जाएगा। पुरानी किताबों में 545 ही चल रहा है। बट 25 जनवरी 2020 के बाद, मतलब 26 जनवरी से बात करें सीधे से, 26 जनवरी 2020 से 543 मेंबर हो गए। 543, 543। एक सवाल पूछा गया कि आपका ग्लास किस चीज का है। मेरा ग्लास तांबे का है। तांबा बहुत बढ़िया माना जाता है, आपको भी तांबे में पानी पीना चाहिए पाचन के लिहाज से, मतलब ऐसा आयुर्वेद में कहा गया है। तो इसीलिए मैं तांबे का ग्लास प्रयोग में लाता हूं। शायद देखने में बहुत सुंदर नहीं लग रहा हो आपको शीशे की तरह, बट रात में कहा जाता है कि तांबे के जग में यदि आप पानी रख के सुबह पीते हैं तो तांबे के गुण आ जाते हैं। अब सही भी है नहीं है ये मुझे पता नहीं है, बट चलो स्टील में पीने से बढ़िया इसी में पी लेते हैं, हर्ज क्या है। लोकसभा में 543। अब आते हैं कुल सदस्य संख्या का 2/3, तो लोकसभा में 543 मेंबर्स हैं। तो अगर हमें थर्ड विशेष बहुमत निकालना हो तो कुछ नहीं, 543 का 2/3 कर देंगे। यह गणित बहुत ही डिफिकल्ट है, यह गणित करके आपको बताना होगा कि यह क्या है। यह गणित आप मुझे करके बताएंगे कि 543 का 2/3 कितना होगा। 362 आंसर आया है, सही है। एक दो और लोग लिखते हैं, धर्मेंद्र ने 362 लिखा है, और लोग सब सहमत हैं। 262 नहीं, 262 तो नहीं होगा, 362 पे कई लोगों का ऑप्शन आ रहा है। 362 बहुत लोग लिख रहे हैं, तो मैं 362 को भाई सही कर देता हूं। मैं फिर कह रहा हूं कि मेरा दावा नहीं है कि मतलब 362 सही है कि 262, बट गणित कमजोर है और सब लोग 362 लिख रहे हैं, तो हम भी 362 मान लेते हैं। पारित नहीं होगा तो जज पद पे बने रह जाएंगे। अभी जज वाली चीज पे आप लोग क्यों पड़े हुए, प्रोसेस पे आइए। जज में पढ़ाऊंगा, जज में बहुत चीजें हैं, जज में एक लाइन ऑब्जेक्टिव नहीं, जज पे तो 45 मिनट्स कम से कम चलेगा जज पे। 362, इसका मतलब कि यह बहुत क्लियर है कि यदि इस प्रकार का बहुमत चाहिए तो कम से कम 362 लोग उस दिन आने पड़ेंगे, और कम से कम 362 लोग प्रस्ताव के पक्ष में होने चाहिए, तभी प्रस्ताव पारित होगा। तो यह बहुत ही आसान है। कुल सदस्य संख्या का 2/3। लोकसभा में यह कितना होगा, 362, और जब राज्यसभा में इसी बहुमत की जरूरत होगी तो राज्यसभा में कुल संख्या है 245, तो 245 का जो भी होता है 2/3। अब आता है कि इसका प्रयोग कहां होता है। इसका प्रयोग केवल एक ही जगह हुआ है और एक ही आर्टिकल में, और वो है आर्टिकल 61। आप समझ सकते हैं कि आर्टिकल 61 का मतलब भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो यह सबसे कठिन बहुमत है जो राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यह एक ही आर्टिकल में एक ही जगह इसकी जरूरत पड़ती है। किस बहुमत की, तीसरे प्रकार की विशेष बहुमत की है, और वो जगह है भारत के राष्ट्रपति को जब हटाना हो। तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए इस प्रकार के बहुमत, तो भारत के राष्ट्रपति को हटाना है तो लोकसभा में कम से कम 362 लोग उस हटाने के प्रस्ताव के बारे में सहमति थे, और राज्यसभा में भी गणित आप निकाल लीजिए, 245 का 2/3 जो भी आता है, राज्यसभा में उतने लोग उसको हटाने के पक्ष में हो, तभी भारत का राष्ट्रपति पद से हटाया जाएगा। तो इस तरह यह हमने देखा कि महाभियोग एक ही जगह इसका प्रयोग होता है। तो ये दोस्तों भारत में प्रचलित बहुमत के विभिन्न प्रकार हैं। अमेंडमेंट में दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत यूज होता है, संविधान के संशोधन में दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत। क्या आज प्रेसिडेंट हट सकता है? अभी व्यवहार में संभव नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ही प्रेसिडेंट को, एक तरह से कोविंद उन्हीं के लोग हैं, तो इतने लोग कहां से आएंगे। बट हां, 362 लोग यदि आ जाए, आज 362 मेंबर यदि लोकसभा में प्रेसिडेंट के खिलाफ हो जाए और राज्यसभा में भी 245 का 2/3 खिलाफ हो जाए, तो क्यों नहीं हट जाएंगे। संविधान संशोधन के लिए दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत प्रयोग में आता है। अब 5 मिनट में मैं चाहता हूं समराइज कर दूं। अब एकदम आपको ध्यान से सुनना है कि ये जो इतना बहुमत हमने 1.25 घंटे में डिस्कस किया, उसको 5 मिनट में मैं आपके लिए समराइज कर दूं। भारत के संविधान में बहुमत के प्रकार। सबसे पहला बहुमत का रूप है साधारण बहुमत। साधारण बहुमत का मतलब है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। तो कितने लोग उपस्थित हुए, कितने लोग मतदान किए, और उसका 50% से ज्यादा होना चाहिए। सबसे ज्यादा भारत में इसी का प्रयोग होता है।
साधारण विधेयक इसी से पारित होता है, धन विधेयक इसी से पारित होता है, वित्त विधेयक इसी से पारित होता है। जितने प्रस्ताव हैं, निंदा प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, सारे इसी से पारित होते हैं। वास्तविक बहुमत जैसी कोई चीज नहीं होती है। वास्तविक बहुमत प्रेस की बात हो सकती है। पूर्ण बहुमत एक शब्द का प्रयोग आता है, तो पूर्ण बहुमत होता है कुल का 50%। भारत में उसका कहीं यूज नहीं है, तो वास्तविक बहुमत नहीं, पूर्ण बहुमत जैसा एक शब्द आता है। लेकिन हम किसको डिस्कस कर रहे हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पूर्ण बहुमत नाम का एक कॉन्सेप्ट राजनीति विज्ञान में है कि 543 का 50%, बट भारत में पूर्ण बहुमत की दरकार कहीं पर नहीं है। यह हमने क्या देख लिया कि साधारण बहुमत। उसके बाद आता है प्रभावी बहुमत, प्रभावी सदस्य संख्या का बहुमत। प्रभावी सदस्य संख्या क्या है? कुल सदस्य संख्या माइनस रिक्तियां, 543 माइनस 7, और उसको 50% कर देंगे तो प्रभावी हो जाएगा। तीसरा है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत का मतलब क्या है? 2/3 बहुमत। यह 3 प्रकार का है। पहला है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, बस इतना ही। दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत में एक और नई चीज जुड़ गई, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत जो वर्ड आ गया, कुल के आधे से कम ना हो। सेकंड सर जुड़ गई कि वह कुल का आधा भी होना चाहिए। और तीसरे प्रकार का बहुमत, तीसरे प्रकार का विशेष बहुमत कि कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत, टोटल का 2/3 बहुमत। तो यह भारत में बहुमत का प्रकार है। अब जब हम संविधान संशोधन पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कि राज्यों का समर्थन, तो ध्यान रखें कि वहां पर केंद्र में अलग बहुमत चाहिए और राज्य में अलग बहुमत चाहिए, तो बात वही है। एनीवे, वो संशोधन में आपको समझ में आएगा। तो यहां पर हमने देख लिया बहुमत के प्रकार। तो यहां से आकर हमने एक बेसिक पॉलिटी समझी। बेसिक था, ये डायरेक्ट सिलेबस में नहीं है, बट आगे वर्ड आने जाएगा कि जज को विशेष बहुमत से हटाया जाता है। तो आपको पता तो होना चाहिए कि यह विशेष बहुमत का मतलब है उपस्थित और मतदान का 2/3 जो कुल के आधे से कम नहीं। अब आते हैं, आज से एकदम सिस्टमैटिक आप शुरू करते हैं। मैंने सोचा था कि बहुमत जल्दी निपट जाएगा, बट एनीवे बढ़िया से हमने किया, तो थोड़ा सा टाइम तो लगा। अब फर्स्ट टॉपिक से शुरू करते हैं और हम लोग पहले हिस्से में संविधान का दर्शन पढ़ेंगे। ध्यान रखना, मैं अपने हिसाब से चलूंगा। पहले हिस्से में दर्शन पढ़ेंगे। दर्शन में 4 चीजें आती हैं: प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व और मौलिक कर्तव्य। ये एक तरह से बेस है। तो पहला हिस्सा ये पढ़ेंगे। उसके बाद सरकार का गठन पढ़ेंगे, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जितनी संस्थाएं हैं। फेडरलिज्म पढ़ेंगे। उसके बाद जितने छोटे छोटे टॉपिक सिलेबस में हैं, A to Z टॉपिक को, कि संवैधानिक विकास, जो भी XYZ जितनी, और लास्ट में हम लोग सिलेबस का मिलान भी करेंगे। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं आज से पहले टॉपिक से, प्रस्तावना या प्रीएम्बल। तो अभी तक जो मैं बता रहा था वो जस्ट एक इंट्रोडक्टरी चीज थी, बट अब क्लास, आज सेकेंड डे है, तो क्लास की विधिवत पढ़ाई शुरू हो जानी चाहिए। हालांकि वक्त मैं समझता हूं कम बचा है, फिर भी जितना भी वक्त बचा है, तो अभी है 45 मिनट्स, हम लोग थोड़ा बहुत इसको कवर कर सकते हैं। प्रस्तावना, प्रीएम्बल कैसे पढ़ना है? कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, कल मैंने जो बताया है वही, केवल प्रस्तावना रट नहीं लेना है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के रूप में हमें इसको पढ़ना है। अब यहां पर देखिए कि प्रस्तावना आपके स्क्रीन पे आ गया, और ध्यान से, और ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन से है। सबसे पहली चीज की जो टॉपिक यहां देखिए, एक सेकेंड, जो टॉपिक यहां पे हमने लिखा वो टॉपिक है प्रस्तावना। हम सभी इसी को इस रूम में ही जानते हैं, प्रीएम्बल। लेकिन अब आइए प्रस्तावना, देखिए क्या है, आपको दिखाता हूं। भारत का संविधान यदि आपको दिख रहा हो, और ऊपर लिखा है उद्देशिका। आप किसी भी संविधान को, जो ओरिजिनल, किताबों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, किताबों में गलत सलत भी है, संविधान ओरिजिनल की मैं बात कर रहा हूं। तो जब आप संविधान की बात करते हैं तो संविधान में प्रस्तावना शब्द नहीं है। यहां देखिए कौन सा शब्द लिखा है, उद्देशिका। अब पहला ही कंफ्यूजन हो गया कि पढ़ाया जा रहा है कि
प्रस्तावना, और फॉर एग्जाम्पल कि आप यूपीएससी का इंटरव्यू देने गए और बोर्ड के मेंबर्स से आपने कहा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में फला फला है, मेंबर ने कहा कि प्रस्तावना तो है ही नहीं संविधान में। आप कहते नहीं सर है, हमने पढ़ा है, फला सर ने पढ़ाया, चीला सर ने पढ़ाया, फला किताब में पढ़ लिया। तो बोर्ड वाले मेंबर कहेंगे कि भाई देखो क्लियर नहीं दिख रहा है, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। मैं समझता हूं कि वीडियो एक बार मैं चेक कर लूं क्या स्थिति है। नहीं, वीडियो तो क्लियर दिख रहा है, नेट अच्छे से नहीं चल रहा है इसलिए साफ दिखलाई नहीं पड़ रहा है। क्या सभी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है? सब बढ़िया है? चलिए ठीक है, ऑल इज वेल। तो जिन लोगों को नहीं दिख रहा एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, कई बार होता है। सब सही है, ऑल इज क्लियर। तो इसका मतलब हमारा नेट ठीक है, क्योंकि अगर हमारा नेट गड़बड़ होता तो सबको गड़बड़ होता। इसीलिए आपको दिख रहा है कि जिसके पास नेटवर्क प्रॉब्लम है उसी को होती है, अदरवाइज यहां देखिए कि बिल्कुल सही है। तो ठीक है, ऑल इज क्लियर। बहुत सारे लोगों का कमेंट मैंने देख लिया, तो जिनको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है वो एक बार चेक कर लेंगे अपना नेट। हाँ, तो यहां देखिए कि भारत के संविधान, और इसमें वर्ड क्या है, 181 होगा 543 का 2/3 नहीं। हितेंद्र, आप बार बार ये चीज लिख रहे हैं, आपने लिखा कि आपका गणित कमजोर है। 543 का 2/3 362 होगा, 1/3 होगा 181। आप फिर से गणित कर लीजिए, कैलकुलेटर पे कर लीजिए। 543 का 2/3 181 नहीं होगा, 543 का 1/3 181 होगा। आपने 1/3 कर लिया, उसके 2 से गुना नहीं किया। 543 का 2/3 होगा 362। उसको एक बार कर लीजिए। हाँ देखिए, सबने 181 को 2 से डबल कीजिए, मल्टीप्लाइड बाय 2 कीजिए। नहीं भरोसा हो रहा है तो मोबाइल में कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर पर डालिए 543 और उसको कीजिए गुना 2 और फिर उसको डिवाइड कीजिए 3, तो होगा 362। ठीक है, तो गणित मतलब मेरा खराब है लेकिन बहुत सारे लोगों ने किया है। भारत का संविधान उद्देशिका, प्रस्तावना हम लोग पढ़ते हैं, प्रस्तावना हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन हमारे संविधान में कौन सा वर्ड पाया जाता है? उद्देशिका। पहली चीज ध्यान रखना है कि उद्देशिका, इसका मतलब यह चीज जानना चाहिए कि प्रस्तावना और उद्देशिका में कोई अंतर है या एक ही है। इसी तरह जब हम देखेंगे कि हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष एक वर्ड है, हम लोग कौन सा वर्ड समझते हैं? धर्मनिरपेक्ष। तो ऐसे बड़े बड़े मुद्दों को भी हमें समझना है और प्रस्तावना की एक एक चीज को हमें समझना है। 362 ही होगा, आप क्यों उसके पीछे पड़े हैं हितेंद्र जी? 362 ही होगा, कैलकुलेटर से कर लीजिए। 362 होगा, 100% 362 होगा। ये मैं नहीं कर रहा हूं, मैं सैकड़ों लोगों का कमेंट देख रहा हूं। मेरा गणित खराब हो सकता है बट सबका गणित कैसे खराब होगा? 362 होगा, 543 का 2/3 362 ही होगा। प्रस्तावना के एक एक मुद्दे को हमें समझना है और बहुत विस्तार से समझना है कि प्रस्तावना की बजाय उद्देशिका शब्द क्यों है, धर्मनिरपेक्ष की बजाय पंथ निरपेक्ष शब्द क्यों है, प्रस्तावना से संबंधित कितने इशूज हैं, तमाम इशूज कर हमें दिखाना है। सोशलिज्म क्या है, सब चीजें बताएंगे। अभी प्रस्तावना शुरू किया, इसके एक एक वर्ड को समझेंगे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या है। बट ध्यान रखना है कि हमें क्लियर नहीं दिख रहा है, कमेंट्स में बार बार ध्यान मत दिया करिए। बिल्कुल हमें भी लगता है कि थोड़ा सा कमेंट को हमें कम करना पड़े, क्योंकि इससे रिदम टूट जाता है। अगर नेट वगैरह की प्रॉब्लम है तो एक बार थोड़ा सा आप पहले रिफ्रेश कर लेंगे। ऐसे कल से मैं कोशिश करूंगा कि अपने मोबाइल में ही चला लूंगा, सबसे बढ़िया है, ताकि मुझे एकदम क्लियर दिखता रहेगा कि मेरे मोबाइल में। हाँ, तो सेकुलरिज्म ऐसे मुद्दों को डिस्कस करेंगे। बट हमने क्या बताया, 0 से शुरू करना, तो आपको प्रस्तावना के सब कुछ का ज्ञान हो जाए। लेकिन कोई आपसे यह पूछ बैठे कि संविधान में तो प्रस्तावना शब्द नहीं है, संविधान में उद्देशिका शब्द है, क्यों? प्रस्तावना और उद्देशिका में क्या अंतर है? या कोई यह पूछ बैठे कि प्रस्तावना किसे कहते हैं? आपने बताया कि प्रस्तावना में ये है, बट
प्रस्तावना किसे कहते हैं, व्हाट इज प्रीएम्बल। तो एक लाइन में इसकी परिभाषा लिखते हैं कि प्रस्तावना क्या है। इसकी परिभाषा लिखें, प्रस्तावना संविधान के लिए एक भूमिका, प्रस्तावना संविधान के लिए एक भूमिका या आमुख की तरह है। प्रस्तावना संविधान के लिए एक भूमिका या आमुख की तरह है, जिसमें प्रस्तावना संविधान के लिए एक भूमिका या आमुख की तरह है, भूमिका या आमुख की तरह है, जिसमें संविधान के आदर्शों और उद्देश्यों, प्रस्तावना संविधान के लिए एक भूमिका या आमुख की भांति है, एक भूमिका या आमुख की भांति है। एक सेकेंड, प्रस्तावना संविधान के लिए एक भूमिका या आमुख की भांति है, जिसमें संविधान के आदर्शों और उद्देश्यों, शासन प्रणाली के स्वरूप और संविधान के लागू होने की तिथि का उल्लेख होता है, और संविधान के लागू होने की तिथि का उल्लेख होता है। फिर से लिखें, प्रस्तावना संविधान के लिए एक भूमिका या आमुख की भांति है, जिसमें संविधान के आदर्शों और उद्देश्यों, शासन प्रणाली के स्वरूप और संविधान के लागू होने की तिथि का उल्लेख होता है। इसको समझते हैं कि क्या है इसका मतलब। सबसे पहले जान कि प्रीएम्बल क्या होता है। सबसे पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपने अगर जीरो से, मान लीजिए कि कभी आपने पॉलिटी नहीं पढ़ी किसी ने, और उसको आपको बताने की प्रीएम्बल क्या है, तो आप कहेंगे कि जैसे एक किताब में, एक पुस्तक में इंट्रोडक्शन या भूमिका होती है। अच्छी किताबें यदि आपने देखी होंगी तो उस किताब का सबसे पहला हिस्सा क्या होता है, इंट्रोडक्शन या भूमिका। और वो जो किताब की इंट्रोडक्शन या भूमिका होती है, उस इंट्रोडक्शन या भूमिका में किन चीजों का वर्णन होता है। लेखक सबसे पहले यह बताता है कि उसने ये किताब क्यों लिखी, मतलब उद्देश्य, इस किताब के द्वारा वह क्या करना चाहता है, समाज में कैसे बदलाव लाना चाहता है। तो पहली चीज किताब की भूमिका में होती है कि उसके उद्देश्य आदि का वर्णन। उसके बाद भूमिका में लेखक आगे बढ़ता है। मान लीजिए किताब में 5 चैप्टर है, तो लेखक बताता है कि पहले अध्याय में मैंने फला फला बात लिखी, सेकंड में ये, थर्ड, मतलब एक प्रकार से उस पुस्तक का संक्षेप में वर्णन करता है कि इस पुस्तक में इन चीजों को डील किया गया है, इन चीजों को डील किया गया है। और अंत में वो साइन करता है कि इस डेट को ये पुस्तक कंप्लीट हुई। और ध्यान रखना, इसलिए इंट्रोडक्शन हमेशा किताब लिखने के बाद लिखा जाता है। जो अच्छी किताबें, किताब लिखने का तरीका है कि इंट्रोडक्शन, मैंने कई किताबें लिखी हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इंट्रोडक्शन जो अच्छे लेखक होते हैं वो बाद में, क्योंकि उसमें किताब का सारांश देना। तो अब हमने देखा कि जैसे एक किताब के लिए भूमिका है, कुछ उसी प्रकार एक लिखित संविधान के लिए प्रस्तावना का महत्व है। जैसे किताब के लिए भूमिका का महत्व है, उसी प्रकार रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए प्रस्तावना का महत्व है। प्राकथन, वही प्राकथन, प्रीफेस, वो भी प्रस्तावना का ही एक, इंट्रोडक्शन का ही एक हिस्सा होता है कि प्रीफेस। तो प्रस्तावना, भूमिका, आमुख, जो भी कहें, प्रस्ताव जैसे किताब की एक भूमिका होती है, प्रस्तावना उसी प्रकार संविधान की भूमिका है। और इसमें किसी चीज का उल्लेख होता है, संविधान के आदर्श और उद्देश्य। इसलिए हम देखेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में यह पहले बताया गया है कि किन उद्देश्यों को लेकर संविधान बनाया गया है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, वो सब चीजें। फिर और किस चीज का उल्लेख होगा, शासन प्रणाली का स्वरूप। अब देखिए, संविधान रूपी पुस्तक का संबंध किससे है, शासन से। कल हमने बताया था कि संविधान शासन का दस्तावेज। तो संविधान रूपी पुस्तक की मुख्य विषय वस्तु है शासन।
इसीलिए प्रस्तावना में शासन प्रणाली के स्वरूप का भी उल्लेख होता है। जैसे आगे हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पढ़ेंगे तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, एक एक वर्ड को आगे समझना है, उससे संबंधित इशूज को भी समझना है। गणराज्य, अब इस तरह के जो शासन का स्वरूप है वो भी प्रस्तावना में होता है। और इसके अलावा लास्ट में होगा कि अमुक तिथि को यह संविधान बनाया गया है। तो प्रस्तावना संविधान की एक भूमिका या आमुख की भांति है और यही परिभाषा बतानी है जिसमें उसके आदर्श, उद्देश्य आदि का वर्णन किया जाता है। अभी दोस्तों इसी की क्लास चलेगी पॉलिटी और गवर्नेंस की। गवर्नेंस की क्लास मॉर्निंग में चल रही है और 2 बजे से पॉलिटी तो अभी इसी के हिसाब से चलेगी। बाकी क्लास से संबंधित जो भी शेड्यूल है वो आपके ग्रुप में आ जाएगा, वहां पे अवेयर रहेंगे आप। तो सबसे पहले हमने देखा प्रस्तावना क्या है। अब इस विषय पर आते हैं कि जो हमने आपको अभी स्लाइड दिखाया था, हमारे संविधान की प्रस्तावना में जो वर्ड हिंदी में यूज किया गया वो उद्देशिका है। आप देख सकते हैं यहां थोड़ा सा धुंधला है, बट यहां पे धुंधला है, कोई बात नहीं। आप किताब खोलेंगे, कहीं भी आपको गूगल खोलेंगे तो गूगल से ही ये मैंने लिया, तो कहीं पे भी मिल जाए। और सबसे बढ़िया ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन इधर कहीं रखा हुआ होगा, बट तो उसमें भी आप देखेंगे कि लिखा हुआ है कौन सा वर्ड, उद्देशिका, प्रस्तावना नहीं है। थोड़ा सा इस डिफरेंस को समझना पड़ेगा। और यदि हम इसके इंग्लिश वर्जन को देखें तो देखें इंग्लिश वर्जन में प्रिएम्बल का ही यूज किया गया है। थोड़ा सा ये वेग है, आपको दिख नहीं रहा है, बट हिंदी वर्जन में प्रस्तावना है, उद्देशिका है, इंग्लिश वर्जन में प्रिएम्बल ही है। सवाल उठता है कि क्या उद्देशिका और प्रस्तावना में कोई अंतर है, या भारतीय संविधान की प्रस्तावना के लिए उद्देशिका शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? इसका उत्तर देने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसको उद्देशिका कहा गया है और उसके लिए इतिहास का एक तथ्य जिम्मेदार है। तो एक फैक्ट मैं लिखवा रहा हूं, वो लिखें। एक फैक्ट में लिखवा रहा, उससे आपको उद्देशिका और प्रस्तावना का अंतर पता चल जाएगा। कि 13 दिसंबर, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। तो कब रखा? 13 दिसंबर 1946 को। कौन सा प्रस्ताव रखा? उद्देश्य प्रस्ताव। क्या संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार कर लिया। संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार कर लिया। संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार कर लिया और इसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना की जगह दी गई। इसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना की जगह दी गई, प्रेम्बल का जगह दिया गया, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की जगह दी गई। यद्यपि इसके लिए उद्देशिका शब्द का प्रयोग किया गया। यद्यपि इसके लिए उद्देशिका शब्द का प्रयोग किया गया। यद्यपि इसके लिए उद्देशिका शब्द का प्रयोग किया गया। अब आइए समझते हैं कि उद्देशिका और प्रस्तावना में क्या अंतर? कोई अंतर नहीं है। प्रस्तावना को हमारे यहां उद्देशिका कहा जाता है, अमेरिका में वो प्रिएम्बल है, हमारे यहां भी इंग्लिश में प्रिएम्बल है, लेकिन हिंदी में उसके लिए हमने एक अलग टर्म ले लिया। और वो अलग टर्म कौन सा लिया? उद्देशिका है, वह प्रस्तावना है। उद्देशिका टर्म क्यों लिया? उसका कारण इसके निर्माण में निहित है।
निर्माण में इस रूप में निहित है कि जब 13 दिसंबर 1946 को, और आपको पता है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई, तो पहली और दूसरी बैठक में केवल पदाधिकारी आदि का चुनाव हुआ। 13 दिसंबर से वास्तविक कार्य शुरू हुआ। तो 13 दिसंबर 1946 से जब एक्चुअल काम शुरू हुआ, तो जवाहरलाल नेहरू जो उस संविधान सभा के एक प्रमुख सदस्य थे, नेहरू ने एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि हम एक संविधान बनाने के लिए एकत्रित हुए, हमें सबसे पहले यह तय कर लेना चाहिए कि हम जो संविधान बनाना चाहते हैं वो किन आदर्शों को लेकर चलेगा, किन उद्देश्यों को लेकर चलेगा, किस प्रकार की शासन प्रणाली की रचना करेगा, कैसा संविधान तुम बनाना चाहते हो, पहले उसका एक रूपरेखा तय कर लो और तब उसी के डायरेक्शन में चलेंगे, उद्देश्य तय कर लो। और नेहरू ने अपनी ओर से एक प्रस्ताव रखा कि मेरे अनुसार संविधान का उद्देश्य यह होना चाहिए। और चूंकि उद्देश्यों की घोषणा करता था, इसलिए नेहरू के उस प्रस्ताव को क्या नाम दिया गया? उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। संविधान सभा में उस पर चर्चा हुई, थोड़े बहुत संशोधनों के साथ 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। किसको? उद्देश्य प्रस्ताव को। तो जब स्वीकार कर लिया तो सवाल उठा कि इसको कहां पे रखा जाए। तो कहा गया कि जिस प्रकार की बातें इसमें हैं वो एक प्रस्तावना में होती है। तो उद्देश्य प्रस्ताव ही भारतीय संविधान की प्रस्तावना बन गया। लेकिन नेहरू को सम्मान देने के लिए और उनके प्रस्ताव के नाम पर शब्द कौन सा प्रयोग में लाया गया? उद्देशिका। शब्द प्रस्तावना का प्रयोग में लाया नहीं गया। तो ध्यान रखना है कि यदि कोई पूछे प्रस्तावना उद्देशिका, हमें कहना कोई ऐसा अंतर नहीं है, बस एक ही चीज है, ये उद्देश्य प्रस्ताव से निकला है इसलिए इसको उद्देशिका कहते हैं। अब देखें यहां से 2-3 प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, ये सब प्रश्न आए हुए। सबसे पहला प्रश्न यदि एग्जाम में आए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की देन है? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, XYZ, किस व्यक्ति की देन है? यदि किसी व्यक्ति का नाम लिखना है एग्जाम में तो आप किस व्यक्ति का नाम लिखेंगे? जवाहरलाल नेहरू। वहां पर BR अम्बेडकर को आप टिक नहीं करेंगे, यद्यपि अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। बट यदि प्रियम्बल पे पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, तो आपको क्या टिक करना है कि जवाहरलाल नेहरू प्रस्तावना के जनक, जो भी ऐसा वर्ड है कि यदि इंडिविजुअल को पॉइंट करना है तो प्रस्तावना नेहरू। दूसरा सवाल बन सकता है कि प्रस्तावना का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव है, और 4 प्रस्तावों का नाम होगा। तो आपको कौन सा प्रस्ताव टिक करना है कि प्रस्तावना का स्रोत है उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ही भारत की प्रस्तावना बन गई। तो यह भी सवाल आता है। तीसरा सवाल पूछ सकता है कि भारत के संविधान में प्रस्तावना कहां से लिया गया? कहां से प्रस्तावना? जैसे आप पढ़ते हैं ना कि फंडामेंटल राइट अमेरिका से लिया गया, आगे सब पढ़ेंगे कि संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से, फला फला से लिया गया। तो यदि आ जाए कि प्रस्तावना कहां से लिया गया, क्या आंसर होगा जरा बताइए? भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहां से ली गई? प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया? वेट कर रहा हूं आपके कमेंट का। भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहां से ली गई? जैसे फंडामेंटल राइट आप पढ़ते हैं अमेरिका, बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों के जवाब आ रहे हैं। अमेरिका, इंग्लिश मीडियम का बैच अलग से होगा। अमेरिका, बिल्कुल। तो ध्यान रखना है कि कहां से लिया गया है, तो USA से, अमेरिका से। अभी एक और सवाल मैं पूछने वाला, अमेरिका क्यों? क्योंकि नहीं, इंग्लैंड से नहीं लिया गया, अमेरिका, ध्यान रखना अमेरिका। क्यों? क्योंकि विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान अमेरिका में बनाया गया। तो ध्यान रखना, वर्ल्ड का सबसे पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहां पर बनाया गया? अमेरिका में। यदि आए कि विश्व का सबसे पुराना संविधान कौन सा है, तो ब्रिटेन, क्योंकि वहां अलिखित था, परंपरा के रूप में था, लेकिन एक रिटन डॉक्यूमेंट के रूप में संविधान सबसे पहले अमेरिका वासियों ने बनाया। और ध्यान रखना है कि अलिखित संविधान में प्रस्तावना नहीं होती है। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रियम्बल नहीं है, क्योंकि कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है। अलिखित संविधान में प्रस्तावना नहीं होती है। और विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका ने बनाया, और सबसे पहले अमेरिका वासियों ने ही प्रस्तावना बनाया। तो इसलिए आए कि प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट कहां से लिया है? अमेरिका। अगला सवाल यदि आ जाए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा
किस देश की प्रस्तावना से मिलती जुलती है? यह भी सवाल आया है। अब अगर आएगी प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट कहां से लिया है, प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट कहां से लिया है, तो आपका उत्तर होगा अमेरिका से। लेकिन यदि भाषा हो उत्तर में, कि भाषा, कि इसकी भाषा पर किसका प्रभाव है, सत्यम ने सही जवाब दिया है, बट अभी मैं बताऊंगा नहीं, और लोग भी जवाब दें। आसिफ साहब ने भी सही जवाब दिया है, बट अभी क्या जवाब है मैं बताऊंगा नहीं। और भी जवाब एक तो सही आ गया, बहुत तेजी से जवाब भागने लगे बहुत सारे लोगों ने। अब मैं देख रहा हूं निर्नीत ने भी सही जवाब दे दिया है, शबनम ने भी सही जवाब दे दिया है, अवधेश, रोहित, इन लोगों ने भी सही जवाब दिया है, निर्नीत ने भी, शिवेंद्र ने भी सही जवाब दिया है, बहुत सारे लोगों ने सही जवाब, बहुत लोगों ने गलत, सिकेंद्र ने भी। तो चलिए बहुत सारे लोगों ने सही दिया, रवि, रोशन, सबका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं, तो बहुत सारे लोगों ने सही दिया है, जिनका नाम एलके ने भी सही जवाब दिया है, पवन ने भी। अब आते हैं कि क्या सही जवाब है। यदि भाषा वर्ड हो तो भाषा वर्ड होने पर आपको टिक करना है ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा पर किस देश का प्रभाव है, ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए 4-5 क्वेश्चन केवल इसी से निकला, 4-5 क्वेश्चन केवल इसी से निकला। प्रस्तावना में व्यक्ति को टिक करना हो, नेहरू। कहां से आया, स्रोत क्या है, तो उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव ही प्रस्तावना बन गया। स्रोत का मतलब किससे निकला है, तो उद्देश्य प्रस्ताव से। किस देश से लिया गया है प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट, तो अमेरिका। लेकिन लैंग्वेज किससे मिलता है, तो लैंग्वेज मिलता है ऑस्ट्रेलिया से। तो लैंग्वेज वर्ड जैसे ही होगा तो आपको अमेरिका टिक नहीं करना, लैंग्वेज वर्ड हो तो ऑस्ट्रेलिया टिक करना है। तो सबसे पहली चीज हमने क्या देखी कि व्हाट इज प्रीएम्बल। प्रीएम्बल क्या होता है, सोर्स का मतलब है कि इसका स्रोत उद्देश्य प्रस्ताव है। ये किससे निकला है, उद्देश्य प्रस्ताव से निकला है, यही स्रोत का मतलब है। इसका स्रोत है उद्देश्य प्रस्ताव, सोर्स का मतलब स्रोत, तो सोर्स है इसका उद्देश्य प्रस्ताव। सोर्स और स्रोत एक ही है। अब यहां पर सबसे बेसिक चीज हमने जाना कि व्हाट इज अ प्रीएम्बल, प्रस्तावना क्या होती है। अब प्रस्तावना के एक एक वर्ड को समझना, एक एक वर्ड को, और उससे संबंधित यदि कोई पॉलिटी, जो हमने बताया कि कोई डिबेट है, कोई मुद्दा है, उसको भी समझना है, उस पर अपनी राय भी व्यक्त करनी है, आंसर राइटिंग, मतलब उस डायरेक्शन में चलना है। उसके लिए जरूरी है कि हमें एक बार प्रस्तावना को पढ़ लेना चाहिए। तो मैं एक बार आपके लिए इस प्रस्तावना को पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए, तभी आप जानेंगे कि इसमें क्या क्या वर्ड है। भारत का संविधान, उद्देश्य का, इसकी शुरुआत होती है, देखिए, हम भारत के लोग। किस चीज से इसकी शुरुआत होती है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, इंग्लिश वर्ड है इक्वलिटी, तो समता को समानता के रूप में लेना, इक्वलिटी, समानता प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब थोड़ा सा दोबारा इसको देखें कि क्या है। याद करें प्रस्तावना में क्या है, उद्देश्य और आदर्श होते हैं। तो कौन कौन सा उद्देश्य है, न्याय, दूसरा आदर्श है स्वतंत्रता, तीसरा आदर्श है समानता, चौथा आदर्श है व्यक्ति की गरिमा, पांचवा आदर्श है एकता, छठा आदर्श है अखंडता, सातवां आदर्श है बंधुता। इतने आदर्शों को प्राप्त करना, भी एक एक वर्ड में सब लिखवाऊंगा, चिंता मत करिए कि इसका मीनिंग क्या होता है, बट इतने 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 आदर्श हैं कि ये सब आदर्श पाना है। और क्या होता है प्रस्तावना में, शासन प्रणाली का स्वरूप, शासन प्रणाली के तहत कैसा शासन स्थापित करना है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शासन। अब यह भी डिस्कस होगा इसका मतलब क्या होता है, कैसा शासन लाना है, समाजवादी शासन, इसको भी पढ़ेंगे कि समाजवादी क्या होता है।
मार्क्सवाद से कैसे अलग है? समाजवादी शासन। कैसा शासन स्थापित करना है? पंथ निरपेक्ष शासन। धर्मनिरपेक्ष वर्ड क्यों नहीं है, इसको भी समझेंगे। पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष में क्या अंतर होता है? पंथ निरपेक्ष शासन। कैसा शासन स्थापित करना है? लोकतंत्रात्मक शासन। और कैसा शासन स्थापित करना है? गणराज्य शासन। तो ये 5 चीजें शासन का स्वरूप है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों के लिए न्याय। न्याय के कितने रूप हैं? 3 रूप। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। दूसरा आदर्श है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के कितने रूप है? 5। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। विचार और अभिव्यक्ति में क्या अंतर है, इसको भी पढ़ना है। धर्म और उपासना में क्या अंतर है, उसको भी पढ़ना है। समानता के 2 रूप हैं, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। तो यह तो पहला हिस्सा क्या है, इसके उद्देश्य और आदर्शों का वर्णन। उसके बाद नीचे जब आप आते हैं तो उसके बाद प्रस्तावना पुस्तक की भूमिका की भांति है। तो बताता है कि किस दिन तैयार हुआ, तो यहां देखिए आगे ये बताता है, सब कुछ बताने के लिए कि दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, इसका मतलब भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो आंसर होगा 26 नवंबर 1949। और एक फैक्ट लिख लीजिए कि इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर को किसके रूप में मनाया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो याद रखना, कभी एग्जाम में प्रश्न आए, एक बार बीपीएससी में यह सवाल आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो आंसर होगा 26 नवंबर, क्योंकि इस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ और संविधान के कुछ प्रावधान इसी दिन लागू हुए। लेकिन पूरा संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। तो है कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी। मिति मार्गशीर्ष। अब देखिए यहां से भी सवाल आ सकता है कि जो अंग्रेजी संवत है उसके तहत तो 26 नवंबर 1949, और देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि 26 नवंबर 1949 बिल्कुल आते हैं यूपीएससी में फैक्ट वाले क्वेश्चन। दोनों तरह के क्वेश्चन आते हैं, यह ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि फैक्ट आएगा ही नहीं, कम आएगा, बट यूपीएससी में भी फैक्ट वाला क्वेश्चन आएगा। और खास करके जो प्रश्नों का प्रारूप है, कई बार ऐसे वाले फैक्ट आते हैं। 5 जो यहां स्वतंत्रता के प्रकार है, अभी मैं समझता हूं ज्यादा नहीं, 18 या 19 का सवाल देखिए कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, इसका क्रम पूछ दिया। ये भी तो फैक्ट है। मतलब पहले विचार आएगा कि पहले अभिव्यक्ति, विश्वास, क्रम पूछ दिया, तो फैक्ट भी आता है, ऐसा नहीं है। हाँ, फैक्ट कम आते हैं, फैक्ट में भी कॉन्सेप्ट होता है, बट फैक्ट भी आते हैं, ये ध्यान रखना। आप फैक्ट से भाग नहीं सकते। मैं उदाहरण दे रहा हूं कि 18 या 19 का यूपीएससी का पेपर में यहीं से सवाल आया था। ये जो 5 रूप है ना, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, तो क्रम दे दिया अभिव्यक्ति, विश्वास, उपासना, धर्म और विचार। फिर आ गया विचार, विश्वास, धर्म, अभिव्यक्ति और उपासना, मतलब कि कौन सा क्रम है। तो ऐसे डेप्थ वाले भी आते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं क्योंकि उस दिन पूरा संविधान लागू हुआ। कुछ प्रावधान 26 नवंबर को ही। आप देखें कि हाँ, मैं कह रहा था कि भारत का कितना बड़ा विरोधाभास है। इस रूप में विरोधाभास है कि 26 नवंबर 1949 की तिथि को देश का बच्चा बच्चा जानता है। पूछेंगे किस तिथि को संविधान बनकर तैयार हुआ, एकदम तुरंत कह देगा 26 नवंबर 1949। और जब आप पूछ देंगे कि हमारे संवत के तहत, इंडियन संवत के तहत, हमारा शक संवत है बट विक्रम, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में विक्रम संवत है, कि विक्रम संवत के अनुसार वो क्या था, 99% लोगों को पता नहीं। क्या शिक्षा प्रणाली हम लेकर आए हैं कि जो संविधान सभा ने लिखा है, ये मैं नहीं लिख रहा हूं, ये संविधान सभा ने जो लिखा है, वो डेट तो आपको पता होना चाहिए, वो डेट तो बताया जाना चाहिए, बट यही आलम है। तो आपको याद रखना, यूपीएससी में ये सवाल पूछना चाहिए, इसी बहाने लोग पढ़ेगा तो। और यूपीएससी भी 26 नवंबर ही पूछता है, वहां भी अंग्रेजी ही बैठा हुआ। तो देखिए, मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, 2006 विक्रम संवत के अनुसार था। तो आपको याद रखना है 2006 विक्रमी। यह सवाल पूछे तो इंग्लिश मीडियम वाले फेल कर जाएंगे, हिंदी मीडियम वाला निकलेगा, बट वहां तो पूरा इंग्लिश चलता है। 2006 विक्रम संवत। और डेप्थ में जाकर पूछे कि बताओ हिंदी महीने के तहत कौन सा महीना था, तो मार्गशीर्ष का महीना था। कौन सा महीना था, तो नवंबर महीना सबको याद है, अपना मार्गशीर्ष महीना भी याद रखो, मार्गशीर्ष का महीना था। और
तिथि कौन सी थी? शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष आपको पता होना चाहिए कि जो चांदनी वाला होता है वो शुक्ल पक्ष है और जो अंधेरा वाला होता है वो कृष्ण पक्ष है। तो शुक्ल पक्ष था, चांदनी वाला था, चांद धीरे धीरे बढ़ रहा था, पूर्णता की ओर जा रहा था, हमारा देश भी पूर्णता की ओर जा रहा था। शुक्ल पक्ष की कौन सी तिथि थी? सप्तमी तिथि। यह पूछना चाहिए एग्जाम में। अब देखिए कॉन्वेंट वाले कैसे लुढ़क जाते, बट वहां तो क्वेश्चन पूछने वाला भी वही बैठा हुआ है, उसको खुद ही पता नहीं है कि मार्क्सिस्ट भी कुछ है। बट अब ये मैं कोई किताब नहीं दिखा रहा हूं, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन दिखा रहा हूं, तो इसको तो मना नहीं कर सकता ना। ये जो 9 दिसंबर को संविधान सभा बनी थी वो वाले लोगों ने लिखा है। तो ये आपको याद रखना है कि, और ऐसे भी याद रखने में हर्ज क्या, ये गौरव की बात है कि अपना ये तिथि था। तो 2006 विक्रम संवत था और मार्गशीर्ष का महीना था, मार्गशीर्ष का महीना था और शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी। और उसी को अंग्रेजी के तहत क्या कहते हैं? बच्चा बच्चा जानता है, 26 नवंबर 1949। तो संविधान दिवस क्या है? 26 नवंबर 1949। भाई शुक्ल पक्ष वो सब करना चाहिए आपको को एतद द्वारा। उसके बाद देखिए 3 वर्ड है, अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मार्पित करते हैं। और प्रस्तावना की शुरुआत किन चीजों से होती है? हम भारत के लोग, और फिर सारी बातें हैं। तो ये जस्ट हमने एक बार आपको पढ़ के दिखाया। अभी प्रस्तावना कम से कम 2 दिन और चलेगा। ये मत समझिएगा कि मैं ऐसे सस्ते में आपको छोड़ दूंगा और मतलब ऊपर ऊपर, मतलब मैं जो भी पढ़ाता हूं ठोस पढ़ाता हूं, ये अपना नियम है और यह आप फील करेंगे। अब देखिए सीजीएल में आया था, रवि रोशन बोल रहे, तो देखिए बढ़िया बात है कि सवाल भी यहां से आने लगे। ये तो प्रस्ताव। अब आइए इसको हम लोग सरल भाषा में समझते हैं कि इसमें जितने शब्द हैं, शब्द का मतलब रिलेवेंट शब्द। अब है का मतलब क्या है ये मैं क्यों बताऊंगा, है का मतलब तो आपको पता ही है। का मतलब क्या है? मतलब जो रिलेवेंट शब्द हैं, लोकतंत्र, गणराज्य, ये सब क्यों 1 मंथ बाद लागू किया गया था? अरुण पूछ रहे हैं कि 26 जनवरी को क्यों लागू किया गया था। उसके पीछे अपना एक ऐतिहासिक कारण था। तैयार 26 नवंबर को ही हो गया था, उस दिन करते थे, लेकिन आपको पता है कि 1929 में लाहौर में रावी नदी के तट पे कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। जवाहरलाल नेहरू उसके भी अध्यक्ष थे। वहां कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव स्वीकार किया। कौन सा प्रस्ताव? पूर्ण स्वराज। और वहीं निर्णय लिया 1929 को लाहौर अधिवेशन में कि आगे से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और उसके बाद से 26 जनवरी भारत में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था ताकि पूर्ण स्वराज की मांग जनता तक पहुंच सके। यह कांग्रेस ने किया था। तो 26 जनवरी भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन था, याद रखना है, हिस्टोरिकल डे था। शुरू से हम उसको स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना रहे थे और संविधान नवंबर में बनकर तैयार हुआ। तो उस महत्वपूर्ण दिवस की याद में, कभी इंटरव्यू में पूछे तो यही बताना कि उस महत्वपूर्ण दिवस की याद में कितना इंपॉर्टेंट था। 26 जनवरी को हमने अपने संविधान को लागू किया पूरी तरह से। ऐसा बहुत कम होता है कि संविधान बनता अलग है और लागू अलग होता है। अमेरिका का संविधान जिस दिन बना उसी दिन लागू हुआ, ऐसा ही होता है। हमारे यहां ये डिले जो किया गया क्योंकि नवंबर, और व्यावहारिक रूप से सोचिए तो नवंबर आ चुका था, दिसंबर जनवरी 2 ही तो महीना था। तो उन्होंने सोचा होगा 2 महीने के लिए इस ऐतिहासिक दिन का गवाह तो बन जाए। मैं आपको बता तो पा रहा हूं, गौरव की बात तो हम लोग कर रहे हैं, तो ये बात है। तो एनीवे, अब हम लोग इसके एक एक शब्द को सरल भाषा में समझें। उसके लिए मैं चाहूंगा कि जो हमने पूरा प्रियम्बल आपको पढ़ के सुना है उसको एक सरल लैंग्वेज में चार्ट बनाते हैं कि प्रियम्बल में कौन कौन सी चीज वर्ड है जो समझने वाला है। तो एक चार्ट बनाइए और एग्जाम में भी यदि आ जाए कि प्रस्तावना का वर्णन करें तो आप यही चार्ट लिख के डिस्क्राइब करेंगे। यह नहीं कि हूबहू प्रस्तावना छाप दिया, नहीं, उसमें नंबर नहीं है। और कितना याद करोगे? याद कम करना है, समझना ज्यादा है। तो अब आते हैं प्रस्तावना का एक चार्ट बनाते हैं। ऐसे करके लिखे प्रस्तावना की मुख्य बातें, प्रस्तावना की मुख्य बातें। और हमें यदि प्रस्तावना को डिस्क्राइब करना हो तो हम कह सकते हैं कि प्रस्तावना को हम मूलतः 3 हिस्से में बांट सकते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को मूलतः हम 3 हिस्से में बांट सकते हैं। संविधान में ऐसा नहीं बताया, संविधान में तो आपने देखा प्रस्तावना कैसे है, लेकिन हम अपने लिहाज से सिंप्लीफाई करने के लिए, सरल करने के लिए कह सकते हैं कि प्रस्तावना को 3 रूपों में बांट सकते हैं। कि प्रस्तावना 3 चीजें बताती है। सबसे पहले प्रस्तावना बताती है कि इस देश में सत्ता का स्रोत क्या है। अभी सब मैं डिस्कस करूंगा, चिंता मत करिए, बट एग्जाम में इस तरह से लिखेंगे तो एग्जामिनर खुश होगा।
और यदि हूबहू पैराग्राफ बनाएंगे तो उसको मजा नहीं, यहां क्लियरिटी चाहता है। तो प्रस्तावना सबसे पहले बताती है सत्ता का स्रोत क्या है, और प्रस्तावना के अनुसार सत्ता का स्रोत जनता है। आगे देखेंगे इसका मतलब क्या है, सब चीजें, लोक प्रभुता, ये सब चीज, सत्ता का स्रोत जनता है, और इसी को लोक प्रभुता कहते हैं। इसका मतलब यह भी सवाल आता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसको मान्यता देती है, तो हमें उत्तर देना है लोक प्रभुता। लोक का मतलब जनता, प्रभु का मतलब मालिक, तो जनता सत्ता का स्रोत है, जनता मालिक है, लोक प्रभुता। और लोक प्रभुता का कॉन्सेप्ट रूसो ने दिया था, यह फ्रांस के एक विचारक थे। तो फ्रांस के विचारक रूसो ने लोक प्रभुता का कॉन्सेप्ट दिया था। अभी इसका आगे डिस्कशन होगा, बट अभी मैं केवल चार्ट बना रहा हूं। अभी इस पे पूरा एक इशू है, केसी वियर का विचार है, बहुत सारे व्यूज है जो आएंगे, बट पहला चार्ट का हिस्सा क्या बनाएंगे कि प्रस्तावना सबसे पहले यह बताती कि सत्ता का स्रोत क्या है। सत्ता का स्रोत क्या है, जनता है, लोक प्रभुता है। और लोक प्रभुता का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, रूसो। दूसरी बात प्रस्तावना बताती है सत्ता का स्वरूप। इसका मतलब प्रस्तावना यह भी बताती है कि किस प्रकार की शासन प्रणाली, नेचर ऑफ गवर्नमेंट क्या होगा, शासन का स्वरूप क्या होगा। और यहां 5 चीजें प्रस्तावना कहती है सत्ता के स्वरूप के बारे में। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, याद करें अभी आपको मैंने प्रस्तावना पढ़कर सुनाया था कि कैसा शासन होगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। सत्ता के स्रोत के बारे में प्रस्तावना क्या बताती है, समाजवादी। शासन का स्वरूप कैसा होगा, समाजवादी। शासन के स्रोत के बारे में तीसरा क्या बताता है, पंथ निरपेक्ष। सत्ता कैसी होगी देश में, पंथ निरपेक्ष। शासन के स्वरूप या सत्ता के स्वरूप में चौथी चीज क्या बताता है, लोकतंत्रात्मक। कैसा शासन स्थापित किया जाएगा, लोकतंत्रात्मक, डेमोक्रेटिक। और आखिरी चीज सत्ता के स्वरूप के बारे में क्या कहा गया है, गणराज्य। किस प्रकार का शासन होगा, गणराज्य। अब देखिए एक एक वर्ड को हमें समझना है, लोकतंत्र और गणराज्य के बीच के अंतर को समझना है, पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष के बीच के अंतर को समझना है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है इसको समझना है। बट अभी तो मैं चार्ट बनवा रहा हूं। तो सत्ता का स्वरूप संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो समझने हैं। और आखिरी चीज जो प्रस्तावना बताती है वो है इस देश में सत्ता या शासन का उद्देश्य क्या है। इसका मतलब यदि मोदी जी को कभी कंफ्यूजन हो जाए कि मैं किस लिए प्राइम मिनिस्टर बना हूं, क्या किसानों पे डंडे चलाने के लिए, किस लिए प्राइम मिनिस्टर बना हूं, यदि उनको कंफ्यूजन हो जाए, मोटा भाई जो गंजे अमित शाह साहब हैं उनको कंफ्यूजन हो जाए कि मैं किस लिए, तो ये पढ़ लीजिए, सत्ता का उद्देश्य बताता है। सत्ता का पहला उद्देश्य याद करें क्या था, न्याय। अभी प्रस्तावना आपको मैंने पढ़ा था, न्याय के 3 रूप थे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो पहला उद्देश्य क्या है, न्याय। तो देश में न्याय स्थापित करना, यह उद्देश्य। सत्ता का दूसरा उद्देश्य क्या है, स्वतंत्रता। और याद करें बहुत विस्तार पूर्वक इसके 5 रूप बताए गए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। सत्ता का तीसरा उद्देश्य है समानता। इसके 2 रूप है, सब चीजें आगे लिखवाऊंगा कि प्रतिष्ठा की समानता का मतलब क्या है, अवसर की समानता का मतलब क्या है, विचार और अभिव्यक्ति में क्या अंतर है, दोनों तो एक ही लगता है, धर्म और उपासना में क्या अंतर है, अभी सब डिस्कस होगा। बट अभी क्या है, आपको एक कैप्सूल फॉर्म में दे रहा हूं। न्याय, दूसरा उद्देश्य क्या है, स्वतंत्रता, तीसरा उद्देश्य है समानता। न्याय, स्वतंत्रता और समानता। चौथा उद्देश्य, सत्ता का उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समानता। चौथा उद्देश्य है व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्ति की गरिमा। पांचवा उद्देश्य है एकता और अखंडता, एकता और अखंडता। याद करें ये भी। अब यहां हमें यह भी समझना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिटी एंड इंटेग्रिटी। हर दिन हम लोग ये शब्द प्रयोग में लाते हैं, एकता और अखंडता। और यदि मैं अभी आपसे पूछ बैठूं,
है किसी को पता कि एकता और अखंडता में क्या अंतर है? और प्रियम्बल में एंड इंटेग्रिटी, अभी आपको मैंने दिखाया था, फिर से आप कहेंगे तो यहीं पे है प्रियम्बल, कहीं दूर नहीं जाना। यूनिटी एंड इंटेग्रिटी है, ये नहीं कि ऑब्लिग है, दोनों अलग अलग है। तो एकता और अखंडता में क्या अंतर है? न्याय, स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति की गरिमा, एकता और अखंडता, और आखिरी उद्देश्य है बंधुता, फ्रेटर्निटी। इस तरह से यदि हम प्रस्तावना को ठीक से समझें तो इतने चीजें प्रस्तावना में समझना चाहिए, और इतना एकदम आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि प्रस्तावना किस प्रकार जनता को सत्ता का स्रोत बनाती है, लोक प्रभुता क्या होता है, उसके अलावा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न किसे कहते हैं, क्या उससे संबंधित कोई मुद्दा चल रहा है, याद करें कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। समाजवादी किसको कहते हैं, पंथ निरपेक्ष क्या है, धर्मनिरपेक्ष से कैसे अलग है, लोकतंत्र क्या होता है, गणराज्य क्या होता है, लोकतंत्र और गणराज्य में अंतर क्या है, सत्ता का उद्देश्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति की, मतलब इतनी चीजें प्रस्तावना के तहत ऐसी है जो हमें पढ़नी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि यहां पर एकता आदमियों में होती है, अखंडता देश की होती है। आयुष, गुड, काफी हद तक सही है, बट फिर भी थोड़ा सा इसमें रह गया है, कमी कल दिखाऊंगा, बट फिर भी आपने बढ़िया प्रयास किया। ऑप्शनल के लिए क्या होगा सर, अलग से क्लास लेना पड़ेगा, या क्लास गुड तरीके से समझ आ गया? चलिए, क्लास धर्मेंद्र आपको अच्छे से समझ में आया, बट ये ध्यान रखना है जो ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस है उसका ये केवल एक हिस्सा है। ध्यान रखना है, पॉलिटी में जो कॉन्स्टिट्यूशन का पोर्शन है वो जीएस में है। ऑप्शनल जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो उसमें आता है पॉलिटिकल थियरी, राजनीतिक सिद्धांत, वो यहां पे नहीं है। उसमें आता है पॉलिटिकल थॉट, राजनीतिक चिंतन, वो यहां नहीं है। उसमें आता है इंटरनेशनल रिलेशंस, वो यहां नहीं है। उसमें आता है फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, तो वो थोड़ा सा व्यापक होगा, इससे ऑप्शनल कवर नहीं होगा। ये जरूर है कि ऑप्शनल बहुत ही शानदार है। कहां थे आप लोग, बस आपके बीच आ गए हैं। आपका नाम, मेरा नाम डॉक्टर मंजेश कुमार है। मजा आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए, ऐसे ही आना चाहिए। तो चलिए, आज मैं समझता हूं कि अभी प्रियम्बल में बहुत कुछ बाकी है। ये मत समझना कि प्रियम्बल खत्म हो गया, प्रियम्बल शुरू हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, शुरू हुआ है, अभी शुरू ही हुआ है, अभी कम से कम ये खूब चलेगा। बट टाइम इतना ज्यादा हो गया है कि अब हमें रुक जाना है। अच्छा हाँ, किताब की बात, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के लिए क्या करना होगा, अभी सब चीजें डिस्कस करेंगे, समय के साथ आप जुड़े रहिए। बुक की यदि आप बात करें तो कोई ऐसा बुक, एक किताब तो नहीं है जो आपकी सारी जरूरतों को पूरा कर दे, बट फिर भी मैं कहूंगा कि एम लक्ष्मीकांत की किताब को आप एक बेस बुक बना सकते हैं। एम लक्ष्मीकांत, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बट ध्यान रखना है, जितनी किताबें लिखी गई हैं सब किताब कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटी कोई किताब नहीं। पॉलिटी ये किताब है सामने जो खड़ा है, तो पॉलिटी मैं उसको पढ़ाऊंगा बना करके। आप खुद देखेंगे कि जब प्रियम्बल मैं पढ़ाऊंगा, आप लक्ष्मीकांत उठाना, तो डिफरेंस पता चलेगा। उसमें केवल संविधान है, लेकिन हमारे साथ और क्वेश्चन जब यूपीएससी का देखना, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन को हमेशा करंट से जोड़कर ही पूछा जाता है, पॉलिटी बनाकर पूछा जाता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं बेस के लिए एम लक्ष्मीकांत यूज करना, सबसे अच्छी किताब वही है। और बाकी उसका जो पॉलिटी का हिस्सा है वो कहां से कवर होगा, क्लास नोट से, और वही हिस्सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो बहुत अच्छा लगा अंजलि लिखे, फर्स्ट टाइम इतना समझ में, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, बिल्कुल इंडियन पॉलिटिकल। तो आज यहीं पर दोस्तों एंड करते हैं। कल सैटरडे है, कल भी क्लास होगी, तो कल मैं मिलता हूं आपसे फिर उसी टाइम पे ठीक 2 बजे। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं क्या कहता हूं, खुश रहिए। जीवन में खुश रहोगे तो यूपीएससी क्लियर होगा। हाँ, ये नहीं कि इतना ज्यादा खुश हो जाओ कि सब छोड़ करके कि ये हो जाए, मतलब खुश रहिए, पॉजिटिव तरीके से खुश रहिए और बढ़िया से करिए। ये बात सही कि लक्ष्मीकांत एक बेस बुक होगी, बाकी यदि आप होलिस्टिक चाहते हैं आप क्लास नोट्स भी रिलाई करें, और आपको पता चल जाएगा, 3-4 दिन क्लास करिए, पता चल जाएगा कि क्लास नोट्स पढ़ने के बाद शायद कुछ और पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ये आप खुद फील कर लेंगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए, कल मिलते हैं 2 बजे, और आज की क्लास में यहीं पे द एंड कर देता हूं।